हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो ये सेशन है क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 यूनिट 2 HTML की शुरुआत में करने वाली हूं, जिसमें हम HTML यूनिट का पूरा रिवीजन आज के इस सेशन में करेंगे। मतलब आप चाहते हो कि आपका HTML वाला पार्ट जो है, CSS वाला जो पार्ट है, वो एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाए। आप लेकर आओ पूरे फुल मार्क्स, 50 में से 50। तो सारी तैयारी आपकी इस एक वीडियो में मैं करवाने वाली हूं। तो सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। शुरुआत से आपको एंड तक मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब करवाऊंगी। राइट, तो बने रहना है आपको पूरे सेशन में, स्टार्ट से लेकर एंड तक। शुरुआत कर लेते हैं, श्री गणेश कर लेते हैं आज के सेशन का HTML के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है 1 मार्क का इस चैप्टर से, वो होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो HTML क्या होता है पहले तो ये समझ लो, है ना। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ऑलमोस्ट स्टूडेंट जानते हैं इसके फुल फॉर्म को, तो नहीं भी जानते हो तो ध्यान से याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ये लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है, किसने डेवलप किया है, सारी चीजें पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करते हो वो आप नॉर्मल अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हो, चाहे फिर वो कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट हो, कोई स्प्रेडशीट हो, कोई म्यूजिक फाइल हो, कैसी भी फाइल हो जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट करते हो। बट वॉट अबाउट जब आप उस फाइल को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हो, मतलब जब आप उसे सर्वर पर होस्ट करते हो, सर्वर पर अपलोड करते हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है वेब डॉक्यूमेंट। क्या बन जाता है, वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वेब डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ कंटेंट होता है वो क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट। तो वो लैंग्वेज जो बेसिकली वेब डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है, वो लैंग्वेज बेसिकली आपकी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होती है। और उस वेब डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट होता है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। अब इस हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में जो आप कोड करोगे वो बेसिकली मार्कअप होता है। मतलब किस डिजाइन, किस स्कीम का आप यूज कर रहे हो हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर हम टैग्स का यूज करते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे रहते हैं, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट्स में इस तरीके से टैग को ओपन करते हो और टैग को क्लोज करते हो। तो ये स्कीम बेसिकली, ये डिजाइन हम यूज करते हैं किस लिए, हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि HTML लैंग्वेज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। तो अब यदि एग्जाम में कुछ पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि HTML में H का क्या फुल फॉर्म है, तो H का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट है, M का क्या फुल फॉर्म है, मार्कअप है, ठीक है। और इस पूरे से मिलकर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनी है, जो कि इंटरनेट पर जो वेब पेजेस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए बनाई गई है। अब कैसे वेब पेजेस आप क्रिएट करते हो, तो HTML लैंग्वेज से हम जैसे वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, वो वेब पेजेस कौन से होते हैं, वो वेब पेजेस आपके होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। 2 टाइप के वेब पेजेस होते हैं, लेकिन HTML लैंग्वेज की मदद से हम स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। वहीं डायनेमिक वेब पेजेस भी होते हैं, जिसके लिए हम एडवांस्ड लैंग्वेज पर मूव करते हैं, जैसे PHP, ड्रीमवीवर, ASP.NET। ये एडवांस्ड जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। चलिए, तो HTML के बारे में हमें काफी कुछ पता चल गया मैम। अब आएगा तो एग्जाम में लिख देंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म लिख देंगे बढ़िया से। अब ये लैंग्वेज किस लिए यूज की जाती है, तो जैसे मैंने बताया वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज कहलाती है, इसमें आप हाइपरलिंक्स को भी क्रिएट कर सकते हो। और एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब किस लिए यूज नहीं की जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है और ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी ध्यान रख लो, C, C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ना ही कोई वर्ड प्रोसेसिंग या फिर स्प्रेडशीट टूल है। ये एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए बनाई गई लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपसे पूछा गया कि HTML इज व्हाट एंड HTML क्या नहीं करता है, HTML क्या करता है, ऐसा पूछा जाता है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रिपेयर करवा दिया। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान ले, तो हिस्ट्री में ये पता करना है आपको कि इस लैंग्वेज को डेवलप किसने किया। तो भाई इस लैंग्वेज को डेवलप किया है टीम बर्नर्स-ली ने, जो कि एक फिजिसिस्ट थे CERN ऑर्गेनाइजेशन में। ध्यान रखना, टीम बर्नर्स-ली, याद कर लेना नाम। 1990s में उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। CERN यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। तो ही इन्वेंटेड मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उनका फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है। तो क्वेश्चन यदि पूछा गया HTML किसने इन्वेंट किया है, तो टिम बर्नर्स-ली ने कब इन्वेंट किया है, 1990s में, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी में थे जब वो, तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। अब HTML डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सबसे पहले नोटपैड एडिटर की। मतलब कि जो नोटपैड सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, नाम सुना है ना, नोटपैड का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो नोटपैड में हम क्या करते हैं, नोटपैड सॉफ्टवेयर पे आप अपने HTML कोड को लिखते हो, जो टैग से डिफाइन किया कोड है उसे लिखते हो। नोटपैड है क्या, एक टेक्स्ट एडिटर है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो नोटपैड को आप स्टार्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से नोटपैड का व्यू आपके सामने आता है, ठीक है, जहां पे आपको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। फाइल जैसे क्लिक करते हो तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, फाइल, नई फाइल खोलना है, ओपन करना है, सेव करना है, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शंस एडिट में मिल जाएंगे। कुछ फॉन्ट को फॉर्मेट करना है तो उससे रिलेटेड फॉर्मेट ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। तो अब आपको नोटपैड फाइल में कुछ इस तरीके से अपना HTML कोड लिख देना होता है, ठीक है। HTML जो कोड लिखते हो आप, तो वो HTML टैग से शुरू होता है, HTML टैग पे क्लोज होता है, ठीक है। आगे हम कोड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपने HTML कोड लिख देना है। अब कोड लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या आएगी, सेकंड स्टेप होती है इस डॉक्यूमेंट को, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी आपने नोटपैड में बनाया उसको सेव करना होता है। तो उसे सेव कैसे करोगे, देखो यहां पर दिख रहा है, फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करोगे, फाइल में जाकर सेव पर। यह ऑप्शन आपको फाइल दिख रहा है, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है सेव। सेव करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस सेव एज डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे यहाँ पर फाइल नेम आपको देना होगा। तो जो फाइल अभी आपने क्रिएट की नोटपैड में, उस फाइल का नाम आपको दे देना है और उसे .html लगाकर, किससे, .html लगा के सेव करना है। सपोज फाइल का नाम मैंने दिया फर्स्ट, तो फर्स्ट के आगे .html लगा के आपको इस फाइल को सेव करना होगा, जिससे ये रिकॉग्नाइज होगा कि जो नोटपैड में आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो एक वेब डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, HTML लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज वो किससे सेव हो जाएगा, first.txt से सेव हो जाएगा। txt क्या है, नोटपैड के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है, वो उसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह सेव कर देगा। यदि आपको HTML पेज बनाना है, वेब डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसे .htm या फिर .htm, दोनों एक्सटेंशंस HTML फाइल के ही होते हैं, इससे सेव कर देना है। अब इसको सेव करने के बाद आपको इसको ओपन करना होगा, इसको रेंडर करना होगा। तो रेंडर करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा वेब ब्राउजर। कौन सा होगा, वेब ब्राउजर। तो कैसे आप HTML डॉक्यूमेंट को जो आपने नोटपैड में क्रिएट किया उसको एक्सेस कर सकते हो, तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, वेब ब्राउजर की, ध्यान रखना, ठीक है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर जितने भी पेजेस होते हैं, इंटरनेट पर जितना भी कंटेंट होता है सर्वर पर, उन्हें एक्सेस कर सकते हो हाइपर लिंक्स के फॉर्मेट में। आई बात समझ में। नाउ टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट इन अ ब्राउजर, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्राउजर विंडो ओपन करनी है। अब ब्राउजर चाहे आपका गूगल हो, मोजिला क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, एज हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जो भी ब्राउजर है उस पर आप बेसिकली इसको ओपन कर पाओगे, ठीक। जैसे ही आपने ब्राउजर ओपन किया तो वहां पे आप अपनी फाइल का नाम लिख दो। ब्राउजर ओपन करते हो तो ऊपर एड्रेस बार आता है ना, या तो उस एड्रेस बार में अपनी फाइल का नाम लिख दो, या फिर आपने जहां फाइल सेव की है वहां से, आपने जहां भी फाइल सेव की है वो फाइल आपकी कुछ दिखेगी इस तरीके से। सपोज क्रोम में खोल रहे हो तो इस तरीके से आपको आपकी फाइल दिखेगी, ठीक है। उस फाइल पे जाके भी क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में खुल जाएगी। कंट्रोल O ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो फाइल को ओपन करने के लिए, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। चलिए मैम, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि ब्राउजर में जाके आप या तो एड्रेस बार में फाइल का नाम लिखो, या ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लो फाइल को, या फिर आप डायरेक्ट फाइल जहां सेव की आपने C ड्राइव, D ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, वहां से जाके फाइल को ओपन कर लेना। फाइल आपकी कुछ इस तरीके से विजिबल होगी। जैसे ही ओपन करोगे तो वो एक वेब पेज के फॉर्मेट में आपके सामने शो हो जाएगी। तो ब्राउजर उसे क्या करता है, ब्राउजर उसे रेंडर करता है। तो ये तो हमने कहानी समझ ली, सिंपल HTML के बारे में, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली, और साथ ही HTML होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और HTML के प्रोग्राम को रन कैसे करना है। तो दो सॉफ्टवेयर्स की आपको जरूरत होती है, एक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड जिसमें क्रिएट करते हो, और एक होता है ब्राउजर जहां पे उसको रेंडर करते हो। दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। ये आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी कि एक्चुअली HTML में आप कोड कैसे करते हो। तो HTML की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वो कुछ इस तरीके से दी हुई है कि HTML में हमको जो भी कोड करना होता है वो बेसिकली टैग्स में डिफाइन किया जाता है। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके। पहला होता है टैग। जो टैग होता है वो कुछ कीवर्ड कमांड्स होती हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो HTML टैग का हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये एक क्लोजिंग टैग होता है। तो कोई भी टैग किससे डिफाइन करते हो, एंगुलर ब्रैकेट से।
वहीं एलिमेंट एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होता है टैग, वो एलिमेंट कहलाता है। एट्रीब्यूट हर एक टैग की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट रखता है, ठीक है। एलिमेंट जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जिसमें एंडिंग टैग होता है वो कंटेनर, जिसमें एंडिंग टैग नहीं होता है वो एम्प्टी एलिमेंट होता है। अब इनके डेफिनेशन के साथ हम इनको समझ लें ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टैग क्या होते हैं? इट इज अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड जो होते हैं ना बेसिकली वो आपके क्या कहलाते हैं? टैग्स कहलाते हैं, याद रखना, ठीक है। जो कीवर्ड्स होते हैं वही आपके टैग्स कहलाते हैं, जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो टाइटल, HTML, बॉडी, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी टैग्स हैं, ठीक है। उसी के साथ एलिमेंट की बात कर लें, सो यहाँ पर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड एलिमेंट हैज 3 पार्ट्स। एलिमेंट एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, और जो कंटेंट आप उसके बीच में लिखते हो। तो एक कंप्लीट टैग को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने ये टाइटल टैग की बात करी है, तो ये टाइटल टैग का स्टार्ट टैग हो गया, फिर इसमें हमने टाइटल स्पेसिफाई कर दिया तो ये कंटेंट लिख दिया है, और टाइटल टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करते हो आप बैकस्लैश के साथ में, तो ये हो गया आपका एंड टैग, ये हो गया इसका कंटेंट, और ये हो गया स्टार्ट टैग, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली एक कंप्लीट टैग होता है जिसमें आप स्टार्ट टैग, एंड टैग और उसका कंटेंट तीनों चीज को स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। नाउ HTML में 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। पहला होता है कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। ये कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग के नाम से भी आपसे पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। नहीं तो आप बोलो मैम ने एलिमेंट पढ़ाया था और पूछ लिया टैग, तो ये क्या होता है? तो भाई डोंट कंफ्यूज, ये आपसे कंटेनर टैग के नाम से भी पूछा जा सकता है, एम्प्टी टैग के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये जनरली MCQs में आपसे पूछते ही हैं। तो कंटेनर टैग क्या होता है? जो टेक्स्ट को कंटेन करता है, जिसका स्टार्ट और एंड टैग दोनों होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा टाइटल टैग का, तो ये कंटेनर टैग हुआ। हेड टैग ये भी एक कंटेनर टैग होता है। देखो इसमें स्टार्ट टैग दिख रहा है और एंड टैग भी दिख रहा है, ठीक है। स्टार्ट टैग मतलब जैसे HTML टैग की मैंने बात किया, तो HTML टैग हमने ये स्टार्ट किया है और इसको क्लोज करोगे तो बैकस्लैश से इसको क्लोज करोगे, तो दिस इज स्टार्ट टैग जिसमें बैकस्लैश नहीं है, एंड दिस इज एंड टैग जिसमें बैकस्लैश आपको दिख रहा है। अब जो भी फर्दर टैग्स आप लिखोगे वो यही बीच में लिखने वाले हो, तो ये होता है बेसिकली कंटेनर टैग। अब एम्प्टी टैग की यदि बात कर ले, तो ये कंटेनर टैग के देख लो, पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको शो हो रहे हैं कंटेनर टैग्स के, राइट। एम्प्टी टैग की बात करें तो एम्प्टी एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड वॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। यदि एम्प्टी टैग की बात कर ले, एम्प्टी एलिमेंट्स की बात करें, तो इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम वॉइड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल BR टैग। अब ये जो BR टैग है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है, पढ़ेंगे अभी आगे हम, है ना, जिसमें कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, जिसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता और कोई टेक्स्ट भी ये कंटेन नहीं करता है, नॉर्मल BR लिख के हम इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया एक एम्प्टी टैग। अब यहाँ पे बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हर एक टैग की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उनके एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे इट अलाउज अस टू ऐड एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड हैव स्पेसिफिक वैल्यू व्हिच आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क। कभी भी एट्रीब्यूट को लिखते हो आप तो कैसे लिखोगे? एट्रीब्यूट को हमेशा उस टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जो भी उसका एंगुलर ब्रैकेट होता है वो क्लोज करने के पहले, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये HTML टैग लिखा हुआ है, HTML टैग का ब्रैकेट ओपन हुआ, और मतलब लैंग्वेज एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ। HTML टैग का एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है इज इक्वल्स टू जिसकी लैंग्वेज हमने EN सेट करी हुई है इंग्लिश, और फिर आप देखोगे यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो भी एट्रीब्यूट लिखते हो आप वो टैग के अंदर लिखते हो। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो आप, इज इक्वल्स टू उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हो और फिर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करते हो। तो टैग के साथ ही एट्रीब्यूट लिखा जाता है, उसके बाद टैग को क्लोज किया जाता है। एट्रीब्यूट क्या होता है? टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हम उसको शो करते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज किया गया है, तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो कोड करने के लिए HTML में, वो कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो वो हम बेसिकली बताते हैं। वैसे डिफॉल्ट इंग्लिश ही वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे अब हम
टैग्स के एट्रीब्यूट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टैग होता है HTML में वो कौन सा होता है? HTML टैग होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसका जो एट्रीब्यूट है वो है लैंग एट्रीब्यूट, जो बेसिकली लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है। किसको स्पेसिफाई करता है? लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है लैंग एट्रीब्यूट की? देखो EN, US, UK, FR, DE, है ना, AR, HI हिंदी को इंडिकेट कर रहा है, EN इंग्लिश को इंडिकेट कर रहा है ना, AR अरेबिक को, इंग्लिश US इंग्लिश को इंडिकेट कर रहा है। तो लैंग एट्रीब्यूट की आप ये सारी वैल्यूज रख सकते हो। ठीक है, कैसे एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना है वो चीज समझ में आ गई। HTML लैंग इज इक्वल्स टू EN। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हेड टैग पे आ जाते हैं। दूसरा जो टैग होता है वो होता है हेड टैग। अब हेड टैग क्या होता है? HTML टैग तो ये डिफाइन कर रहा है कि आप एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। HTML टैग के अंदर आप एक स्पेसिफाई करते हो टैग जिसका नाम है हेड टैग, जो डॉक्यूमेंट का हेडिंग पार्ट डिस्क्राइब करता है कि डॉक्यूमेंट का आपका जो टाइटल होगा या डॉक्यूमेंट का जो आपका वेब पेज का जो ऊपर टाइटल लिखने वाले हो वो क्या होगा, कोई स्टाइल्स यूज कर रहे हो तो क्या स्टाइल होंगी, है ना, ऐसा बेसिकली हम हेड टैग में डिफाइन करते हैं हेडर एरिया। सो मेटा टैग इसका एक टैग होता है बेसिकली हेड टैग का, जो डिफाइन करता है स्क्रिप्ट्स को। ठीक है, कि आप किस स्टाइल डेफिनेशन को, किस स्क्रिप्ट को यूज करने वाले हो, कुल मिला के यही बात लिखी हुई है। अब हेड टैग के बारे में यदि हम डिटेल में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर से अराइज होता है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझो। किस टाइप का टैग होता है? हेड टैग एक कंटेनर टैग होता है, मतलब इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग दोनों टैग होते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात कि मैम इसका एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों टैग होते हैं। क्या काम करता है ये? हेडर फंक्शन को डिफाइन करता है, वेब पेज का जो हेडिंग है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब टाइटल वगैरह। इसके जो टैग है वो कौन कौन से टैग है? तो इसके अंदर आप मेटा टैग को यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप टाइटल टैग को यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप स्टाइल टैग का भी यूज कर सकते हो। तो ये इतने टैग्स को डिफाइन करता है। ठीक है, हेड टैग के अंदर आप टाइटल, मेटा, स्टाइल ऐसे 3 टैग्स का यूज कर सकते हो। और किस टैग में ये लिखा जाता है? तो ये हमेशा HTML टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है मैम, आ गई बात समझ में। अब हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैग होता है। इसका क्या काम होता है? टाइटल डिफाइन करना। आपके वेब पेज का क्या टाइटल है उसे डिफाइन करने के लिए हम यूज कर लेते हैं टाइटल टैग का। द टाइटल टैग शुड यूज समथिंग डिस्क्रिप्टिव, यूनिक और रिलेटिवली शॉर्ट। अब किसी भी चीज का टाइटल जब आप लिखते हो तो वो कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब बहुत लेंदी आपको टाइटल नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल आपको डिफाइन करना होता है। मैक्सिमम यदि बात कर ले तो 60 कैरेक्टर लॉन्ग आप टाइटल डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका जो वे है लिखने का वो ये होगा कि हेड टैग के अंदर आपको टाइटल टैग को यूज कर लेना है। ये भी एक कैसा टैग होता है? कंटेनर टैग होता है। अगेन ये किस टैग के अंदर लिखा जाता है? हेड टैग भी HTML टैग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो मैम इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी है कि टाइटल टैग एक कंटेनर टैग है जो डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करते हैं। 60 कैरेक्टर से ज्यादा लॉन्ग टाइटल सही नहीं होता है और हेड टैग के अंदर हम इसे लिखते हैं। नाउ बॉडी टैग, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टैग। अभी तक का ऐसा कोई भी पेपर नहीं बना है जिसमें बॉडी टैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हो। बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एट्रीब्यूट्स एंड सारी चीज अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। बॉडी टैग क्या कहलाता है? सेकंड लार्जेस्ट टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट का। देखो आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें 2 इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, क्या बोल रही हूं मैं, कि यदि मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो HTML जो टैग है आपका, ठीक है, HTML जो टैग है इसके 2 पार्ट हम डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं? इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर ही बता रही हूँ। तो इसमें हमने 2 पार्ट डिफाइन कर दिए। एक तो हेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक तो हेड टैग वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा बॉडी टैग वाला पार्ट। ठीक है, जहां पे आप एक्चुअल वेब पेज की बॉडी को डिफाइन करोगे। और हेड टैग में हम क्या डिफाइन करते हैं? हेड टैग में हम हेडर एरिया डिफाइन करते हैं। मींस कि सपोज ये आपका वेब पेज है, ये जो कंटेंट आपने लिखा है वो कुछ इस तरीके से रेंडर होगा। ये आपका वेब पेज का हेड टैग वाला पार्ट होगा जहां आप टाइटल को डिफाइन करोगे, ठीक है, माय फर्स्ट वेब पेज। और ये वाला जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? आपका बॉडी टैग वाला पार्ट होगा, कि वेब पेज में जो भी आपको इमेज, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो जो भी क्रिएट करना है वो यहाँ क्रिएट होगा। तो HTML टैग से तो आप पूरा वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, इसके हेड टैग से आप क्या डिजाइन कर रहे हो? टाइटल डिजाइन कर रहे हो, और बॉडी टैग से आप इसका कंप्लीट बॉडी डिजाइन कर रहे हो वेब पेज का। ठीक है, चलो तो इतना अच्छे से समझ में आ गया ना? फाइन। तो बॉडी टैग कैसा टैग होता है? बॉडी टैग एक कंटेनर टैग होता है जिसमें स्टार्टिंग एंडिंग दोनों टैग्स होते हैं। ठीक है, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, डॉक्यूमेंट की बॉडी डिफाइन करता है। ओके मैम, इसके एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, वीलिंग, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। करेंगे अभी डिटेल में डिस्कस इसको भी हम, ठीक है। और ये अगेन आई एम टेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पे।
इसमें जो बीजी कलर है, बैकग्राउंड है, ए लिंक है, वी लिंक है, इसका क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, हर साल, ठीक है ना। क्या कंटेन करता है? ऑल टैग्स को, जितने भी टैग है, अब जितने भी टैग मैं पढ़ाने वाली हूं यहां से, वो सारे टैग बॉडी टैग में लिखे जाते हैं, ठीक है। और HTML टैग के इनसाइड हम इसका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कि कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट होते हैं। इन शॉर्ट बता रही हूं, इस टेबल को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। क्या बताया मैंने यहां पर आपको कि इसका एट्रीब्यूट होता है ए लिंक एट्रीब्यूट, वहीं लिंक होता है, वी लिंक होता है। ये तीनों को ध्यान से समझना। इनकी वैल्यू कलर होती है, कोई सा भी कलर आप स्पेसिफाई कर दो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ब्लैक, व्हाइट, कोई भी कलर, ठीक है। अब ये कलर को स्पेसिफाई करता है। ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, वी लिंक मतलब कि विजिटेड लिंक, और लिंक मतलब जो अनविजिटेड लिंक की हम बात कर रहे हैं, जिसे मैंने अंडरलाइन करा है, ध्यान रखना। जब आप लिंक क्रिएट करते हो, आप चाहते हो कि एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ लिंक हो जाए, तो इसके लिए हम यहां पर ए लिंक, वी लिंक, इनके वैल्यू सेट कर देते हैं कि लिंक का कलर कैसा होगा। जो लिंक विजिटेड होगी उनका कलर कैसा होगा, जो लिंक अभी विजिट नहीं हुई है उनका कलर कैसा होगा, और जो एक्टिव लिंक है जिस पे अभी क्लिक नहीं किया या क्लिक करने जाने वाले हो आप, उसका कलर कैसा होगा। वो कलर बेसिकली हम बॉडी टैग के एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं। आ गई बात समझ में। दूसरा चीज, बैकग्राउंड कलर एंड बीजी कलर, इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको एक ये चीज भी ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड कलर और बीजी कलर का क्या मतलब होता है, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड कलर और बीजी कलर, ये जो दो एट्रीब्यूट होते हैं, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे बैकग्राउंड बीजी में कंफ्यूज होते ही होते हैं। बीजी कलर का मतलब वेब पेज का पीछे का बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड का मतलब वेब पेज के पीछे आप जो इमेज लगाने वाले हो, एज ए वॉलपेपर जो हम बोलते हैं ना, वॉलपेपर में आप कोई इमेज लगाने वाले हो तो बैकग्राउंड का यूज करते हैं। वो इमेज कहाँ स्टोर होगी, उसका URL होगा। C ड्राइव में, D ड्राइव में image.jpg नाम से इमेज होगी तो URL सेट करोगे। बैकग्राउंड में कलर सेट करना है तो इसकी वैल्यू कलर स्पेसिफाई करोगे। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से बैकग्राउंड इमेज और बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर सेट करते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझा रही हूं। नेक्स्ट इज लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन, है ना। अब आप यहां पर डॉक्यूमेंट की लेफ्ट और टॉप मार्जिन को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन की जो वैल्यू होती है वो पिक्सल वैल्यूज में होती है। मतलब आप एक तरीके से डॉक्यूमेंट का बॉडी डिफाइन कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड में कितना स्पेस छोड़ना है, टॉप साइड में कितना स्पेस छोड़ना है, जहां आपको अपना कंटेंट लिखना है। तो ये लेफ्ट और टॉप मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हो पिक्सल वैल्यूज के साथ, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो टोटल इतने ही एट्रीब्यूट्स होते हैं बॉडी टैग के, जिसे आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड, जैसे मैंने बताया कि आप बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हो तो बॉडी टैग का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, देखो ध्यान से, क्या लिखा है, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, बॉडी टैग में बैकग्राउंड लिखा है, इज इक्वल्स टू फाइल का नेम लिखा हुआ है, जो भी फाइल आपको सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो। इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है टाइटल टैग में, टाइटल होगा वेब पेज का, क्या, ध्यान से देखना, HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, है ना। हेड टैग में हमने टाइटल टैग में लिख दिया बैकग्राउंड इमेज, कि आपका जो वेब पेज आप क्रिएट करने वाले हैं उस वेब पेज का हेडर टाइटल होगा बैकग्राउंड इमेज। टाइटल क्लोज, हेड टैग क्लोज, ये क्लोज कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हेड टैग हमने यहाँ क्लोज कर दिया। आगे आ जाते हैं आप बॉडी टैग पर। तो बॉडी टैग में देखो हमने यूज करा है इसका एट्रीब्यूट बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम लिखा हुआ है, URL लिखी हुई है फाइल की, जो हमें एज ए बैकग्राउंड सेट करना है, image.jpg, है ना। और बॉडी टैग को फिर देखो यहाँ क्लोज कर दिया, और उसके अंदर जो कंटेंट होगा वेब पेज का, वो कंटेंट लिखा है सैंपल वेब पेज फॉर एग्जाम्पल, और बॉडी टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है, क्लोज हुआ है, ठीक है। और उसी के साथ देखो HTML टैग मैंने यहाँ स्टार्ट किया था और ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। अब जब ये फाइल को आपने सेव कर दिया, सपोज आपने इसको सेव कर दिया back.html के नाम से, नोटपैड में ये फाइल बना दी हमने टेक्स्ट एडिटर में, और बनाने के बाद इसको हमने सेव कर दिया .html एक्सटेंशन से, तो ये आपको वेब ब्राउजर के फॉर्मेट में दिख जाएगी, क्योंकि अब ये ब्राउजर पे रन होने वाली फाइल बन गई है। जब आप इसको ब्राउजर पे रन करोगे तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड दिखेगा, image.jpg जो भी होगा वो यहाँ दिखेगा, और जो इसका टाइटल होगा वो यहाँ पे आपको टाइटल में शो हो जाएगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यही बात समझ में, इस वेब पेज का जो टाइटल है वो टाइटल बन जाएगा। क्लियर हुआ। जो भी इमेज है उसका बैकग्राउंड आप सेट कर पाओगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के थ्रू। अब बात कर लेते हैं बीजी कलर की। तो बीजी कलर देखो, डिफॉल्ट जो वेब पेज का कलर होता है वो व्हाइट होता है, डिफॉल्ट जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। लेकिन यदि आप वेब पेज का कलर सेट करना चाहते हो तो आपको जो यूज करने वाला होता है एट्रीब्यूट वो कौन सा होता है, ऐसा कुछ कलर यदि आपको सेट करना है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है रेड कलर, ऐसा कुछ कलर सेट करना है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर बीजी कलर एट्रीब्यूट को। कैसे यूज करोगे बीजी कलर एट्रीब्यूट को, देखो तो बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है वो इस तरीके से यूज करेंगे, बॉडी टैग में जैसे बैकग्राउंड लिखा था उसकी जगह पे बीजी कलर लिख देना, इज इक्वल्स टू जो कलर आपको सेट करना है, ऑरेंज सेट करना है तो ये। अब कलर का नाम नहीं लिखना है, सपोज आपको रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज नहीं लिखना है,
तो इन कलर के कोड भी होते हैं। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। एक्वा कलर का कोड ये होता है #00FFF, ब्लैक का होता है #000, वहीं व्हाइट का होता है क्या, #FFF। मतलब 0 इंडिकेट कर रहा है ब्लैक को, तो F इंडिकेट कर रहा है व्हाइट को, ठीक है। वहीं रेड, ग्रीन, पर्पल, इन सभी के कलर कोड होते हैं। तो जब आपको बीजी कलर में कलर नहीं लिखना इस तरीके से, तो आप बीजी कलर में कलर का कोड भी लिख सकते हो। सपोज आपको व्हाइट सेट करना है तो आप यहाँ पे कलर का कोड लिख सकते हो #FFFF। आई बात समझ में? तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, ये कलर कोड से भी कलर बदल जाएगा। अब जो आपको टेक्स्ट लिखना है, ऑरेंज कलर का आपने बैकग्राउंड लिखा है, उसके ऊपर टेक्स्ट सपोज आपको कौन सी लिखना है, एक्वा कलर से टेक्स्ट लिखना है, तो आपने ये एक्वा कलर का कोड यूज कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से? और लिंक एट्रीब्यूट का भी यूज कर दिया है। जो लिंक होगी वो लिंक किस कलर से दिखेगी, ब्लैक कलर से दिखेगी। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें तीनों एट्रीब्यूट का मैंने यूज किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर, कलर का कोड भी मेंशन किया हुआ है और लिंक भी मेंशन किया हुआ है। कलर कोड के ये कोड्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। डन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टैग पर। अब जितने भी टैग्स मैं पढ़ाऊंगी सभी टैग्स हम बॉडी टैग में ही स्पेसिफाई करेंगे। वेब पेज के टाइटल के लिए सिर्फ हेड टैग में टाइटल को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। हेडिंग्स टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कितने हेडिंग टैग होते हैं, कितने नंबर ऑफ हेडिंग टैग होते हैं बेटा, तो 6 नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स होते हैं। कितने? 6 नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स होते हैं। किस नाम से होते हैं? H1 से लेकर H6 तक, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये सभी 6 नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स होते हैं, जिसमें H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग होता है। सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है लार्जेस्ट वो H1 होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है वो H6 होता है। अब इसमें गलती मत करके आना, बच्चे गलती कर देते हैं, H6 मतलब बड़ा तो ये लार्जेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। H1 मतलब लार्जेस्ट हेडिंग है यहाँ पर, H1 मतलब सबसे लार्जेस्ट हेडिंग, और H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो ये जो H1 से लेकर H6 हेडिंग टैग है ये कंटेनर टैग्स होते हैं, मतलब इनके एंड टैग भी होते हैं। जैसे H6 की बात कर रही हूं मैं, तो जो भी कंटेंट आप लिखोगे उसके बाद इसको प्रॉपरली बैकस्लैश से एंड करना, तो इनके कंटेनर टैग होते हैं सभी के, ठीक है। और ये 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स को शो करते हैं, H1 से लेकर H6। इनका एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसे हम अलाइन एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, कि हेडिंग को आपको कहां अलाइन करना है, वेब पेज के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ बात बता दी है कि H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग होते हैं, इस तरीके से स्पेसिफाई किए जाते हैं। एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है। अलाइन एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज होती हैं कि हेडिंग को आपको लेफ्ट में अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, या फिर राइट में अलाइन करना है। यूज कैसे करना है देख लेते हैं। चलो देखो, पूरा HTML कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये HTML टैग से हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और उसी के साथ आप देखो यहाँ पर हेड टैग लिखा हुआ है, टाइटल मेंशन किया हुआ है। बॉडी टैग में आ जाओ। बॉडी टैग में H1 हेडिंग टैग यूज कर लिया, ठीक है। उसी के साथ H2 हेडिंग पे देखो अलाइन सेंटर यूज कर लिया, H2 सेंटर में दिखेगी, H3 नॉर्मल दिखेगा, H4 फिर सेंटर में दिखेगा, H5 हेडिंग टैग नॉर्मल दिखेगा, H6 फिर हेडिंग में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको कोड समझ में आ रहा है। जिसके साथ अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है वो है H2, H4, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं आउटपुट, कि कैसे इसका आउटपुट आपको शो होगा। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको आउटपुट शो हो रहा है, देखो, है ना। ये लेवल 1 हेडिंग आपको सबसे बड़ी लेवल ऑफ हेडिंग में दिख रहा है, फॉन्ट साइज देखो इसका बड़ा दिख रहा है, ठीक है। लेवल 2 आपको कहां दिख रहा है, सेंटर में, और इससे छोटी हेडिंग आपको दिख रही है। फिर लेवल 3 नॉर्मल लिखा हुआ था, लेवल 4 की सेंटर हेडिंग करी थी, लेफ्ट हेडिंग किया था। जो भी हेडिंग आपने राइट लेफ्ट जैसा लिखा हो, जो हेडिंग आपने अलाइनमेंट आपने अप्लाई की उसके अकॉर्डिंग हेडिंग का लेवल देखो आप डाउन हो रहा है। H1 सबसे इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और ये सबसे लास्ट वाली हेडिंग है, लेवल 6 वाली हेडिंग, ठीक है। तो जैसी अलाइनमेंट आपको सेट करनी है वैसी अलाइनमेंट आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि आप H1 टैग का यूज कर रहे हो तो उसके साथ अलाइन एट्रीब्यूट इसी के साथ लिखना है। अलाइन एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू हो सकती है। लेफ्ट तो डिफॉल्ट होती है, राइट आप सेट कर सकते हो, और सेंटर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट तो डिफॉल्ट ही होती है, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। जो भी हेडिंग लिखना है, सपोज फर्स्ट आप हेडिंग डालना चाहते हो वो हेडिंग लिख दो और H1 टैग को क्लोज कर दो। ऐसी H1 से लेकर H6 टैग आप यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो हेडिंग टैग भी मैम समझ में आ गए बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज P टैग। अब P टैग का क्या फुल फॉर्म है, कौन बताएगा भाई? P टैग मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैराग्राफ की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। P टैग का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ को डिफाइन करते हो, ठीक है। अब P टैग से हम पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। अब बहुत सी बार बच्चों से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? बच्चों से पूछा जाता है कि पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग होता है, P टैग होता है, या पैरा टैग होता है, या पैराग्राफ टैग होता है। ऐसे लिख कर दे देते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए
तो आप गलत आंसर टिक करके आओगे, और नहीं हुए तो आप डेफिनेटली पी टैग को ही टिक करके आओगे। ये पूछा गया है लास्ट, जो आपने पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर के कभी, तो आप देखना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पी टैग का भी एक ही एट्रीब्यूट होता है विच इज अलाइन एट्रीब्यूट। हेडिंग टैग का जैसे अलाइन एट्रीब्यूट होता है वैसे पी टैग का भी अलाइन एट्रीब्यूट होता है। पी टैग भी क्या होता है बेटा, एक कंटेनर टैग होता है, मींस कि पी टैग का स्टार्ट होता है और एंडिंग टैग भी होता है इस तरीके से, और बीच में आप लिखते हो पैराग्राफ। पैराग्राफ को अगेन आप अलाइन कर सकते हो। पैराग्राफ आपको पेज के लेफ्ट में शो होगा या पेज के सेंटर में शो होगा या पेज के राइट साइड में शो होगा। तो अलाइनमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अलाइनमेंट सेट करना है या नहीं करना है। बॉडी टैग के अंदर इस टैग को हम लिखते हैं। अब एग्जांपल आपके सामने है, ध्यान से समझना एग्जांपल क्या बता रही हूं मैं। HTML टैग की शुरुआत कर ली, हेड टैग में हमने टाइटल लिख दिया। क्या लिख दिया हेड टैग में? टाइटल, पैराग्राफ अलाइनमेंट्स का टाइटल, ठीक है। और बॉडी टैग पे आ जाओ। बॉडी टैग में यहां से देखना, यहां पे पी टैग लगाया, पी टैग में मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया है और ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइंड, और पी टैग क्लोज कर दिया। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसी के साथ हम दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, उसके लिए हमने क्या कोड लिखा है। देखो यहाँ पर ये दूसरा पी टैग लगाया, अलाइन इज इक्वल्स टू राइट, जिससे मैंने क्या करा है, दूसरे पैराग्राफ टैग को राइट अलाइन कर दिया, ठीक है। कोड कैसे लिखा है ध्यान से समझ लो, पी टैग यहाँ क्लोज कर दिया। ये तीसरा पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, इसको मैंने अलाइन कर दिया सेंटर और पी टैग यहाँ क्लोज कर दिया, और ये पैराग्राफ का कंटेंट है पूरा, ठीक है। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। आ गया मैम समझ में। आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, ध्यान से समझना। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, आपकी बुक में दिख जाएगा, है ना। आउटपुट बुक खोल के बैठे हो तो बुक में आपको इसके आउटपुट दिखते जाएंगे, सब बुक के ही एग्जाम्पल है। तो पहला वाला जो पैराग्राफ था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ आपका सेंटर अलाइन था तो वो सेंटर में दिखेगा, पैराग्राफ इज सेंटर अलाइन। और तीसरा पैराग्राफ राइट साइड से था तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा, पैराग्राफ इज राइट अलाइन। आई बात समझ में, वो राइट साइड में शो होगा। तो ये लेफ्ट आपका अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, और ये राइट अलाइनमेंट हो गया पेज के राइट साइड से। तो तीनों पैराग्राफ आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होंगे जो हमने पी टैग में स्पेसिफाई करे। नाउ नेक्स्ट इज BR टैग। अब BR टैग क्या होता है ध्यान से समझ लो। BR ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो BR टैग होता है। किसके लिए? लाइन को ब्रेक करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो BR टैग होता है। लाइन ब्रेक करना मतलब आप चाहते हो कि HTML वेब पेज में आपका कुछ कंटेंट नेक्स्ट लाइन से शो हो, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। ये एक एम्प्टी एलिमेंट मतलब एम्प्टी टैग होता है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, मतलब इसको इस तरीके से क्लोज नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, इस टैग को इस तरीके से क्लोज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ इसी तरीके से अकेला सिंगल यूज होता है, और ना ही इसका कोई एट्रीब्यूट होता है, इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। नई लाइन आपको क्रिएट करनी है अपने वेब पेज में, तो न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं, और बॉडी टैग में ही इसको लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? बॉडी टैग में, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल बता देती हूँ एक, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसका एग्जांपल की यदि बात करूँ तो सपोज मैंने अपने HTML टैग में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है बॉडी टैग में। देखो बॉडी टैग में मैंने लिख दिया और बॉडी टैग यहाँ क्लोज कर दिया। हेलो, हेलो लिखने के बाद BR टैग लगाया, वेलकम टू लिखा हुआ और फिर BR टैग लगाया। तो अब क्या होगा, देखो हेलो आ जाएगा, इसके बाद आपने BR टैग लगाया था, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस, वेलकम टू DS क्लासेस, ठीक है, डेफिनेट सक्सेस। तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, कॉन्टिन्यूशन में शो नहीं हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट BR टैग, जिसका यूज जनरली किया जाता है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। अब ये भी आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, ब्रेक के लिए BREA के पूरा लेटर लिख दिया और फिर टैग बना दिया, तो बताओ कौन सा सही है, जैसे पैराग्राफ का पूछा था। सेंटर टैग, सेंटर टैग का क्या काम होता है? दिस टैग इज यूज्ड फॉर लाइनिंग द टेक्स्ट इनटू सेंटर। वेब पेज के एकदम सेंटर में आपको कोई चीजें शो करवानी है, जैसे सेंटर अलाइनमेंट होता है ना जो सेंटर में शो करता है, वैसा ही बिल्कुल ब्राउजर विंडो के सेंटर में यदि आपको कोई टेक्स्ट शो करवानी है, कोई इमेज शो करवानी है, तो हम इस सेंटर टैग का यूज कर लेते हैं। इसका नाम से ही इसका मतलब पता चलता है ना। तो यहाँ देखो सेंटर टैग, ये एक कंटेनर टैग है। कैसा टैग है बेटा? ये एक कंटेनर टैग है। कंटेनर मतलब इसका क्लोजिंग टैग भी है, ओके। तो कंटेनर टैग है मतलब इस तरीके से सेंटर टैग को यूज करोगे तो इसको आप क्लोज भी करोगे बैकस्लैश के साथ, है ना। ये किसी भी सेक्शन को, टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आ जाता है, बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है, और इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, इसका भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो इसको यूज कैसे करोगे? देखो इसको यूज करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको यूज करने के लिए लिखा हुआ है मैंने सेंटर टैग,
और सेंटर टैग को यहाँ पे देखो क्लोज कर दिया, और इसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस इज सेंट्रलाइज्ड, तो अब वेब पेज पर जो वेब पेज आप क्रिएट करोगे उस वेब पेज के एकदम बीच में आपको ये लाइन दिखेगी, दिस इज सेंट्रलाइज्ड। आई बात समझ में? एकदम सेंटर में आपको ये लाइन दिखेगी पूरे वेब पेज के, क्योंकि हमने इसको किस टैग में लिखा हुआ है, सेंटर टैग में लिखा हुआ है, और यदि सेंटर टैग में नहीं लिखते तो वेब पेज के लेफ्ट साइड से शो होता है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉन्ट टैग पर। इसके क्वेश्चन भी हमेशा हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें फॉन्ट टैग या बॉडी टैग के एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पूछा गया हो, सभी में पूछा जाता है। तो फॉन्ट टैग ध्यान से समझ लेना। सो अब देखो फॉन्ट टैग के जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या होते हैं। पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट साइज। अब जैसे आपको नॉर्मल पता है कि फॉन्ट टैग के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो फॉन्ट टैग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। तो साइज एट्रीब्यूट में आप साइज स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो साइज की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे डिफॉल्ट दी हुई है 1 से 7 होती है, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी चाहो वो साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 7 साइज लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देख लो फॉन्ट साइज 7 और M लिखा हुआ है, फिर फॉन्ट टैग क्लोज करके लिखा हुआ है Y फर्स्ट पेज, दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको जब आप रेंडर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे M जो है उसका साइज हमने 7 सेट किया है, तो M आपको बिगर दिख रहा है, और उसके बाद ये जो Y फर्स्ट पेज है, माई का Y फर्स्ट पेज जो है वो स्मॉलर दिख रहा है। तो ये होता है बेसिकली साइज का कॉन्सेप्ट कि फॉन्ट का साइज एट्रीब्यूट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। फॉन्ट का कलर एट्रीब्यूट की यदि मैं बात करूं तो फॉन्ट का कलर भी आप सेट कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फॉन्ट टैग लिखेंगे और उसमें आप देखोगे यहाँ कलर इज इक्वल्स टू रेड लिखा हुआ है। तो अब जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो रेड कलर का शो होगा, द कलर टेक्स्ट। तो जो द कलर टेक्स्ट आपको शो होगा इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर से शो हो जाएगा, ठीक है। तो कलर, साइज, ये किसके एट्रीब्यूट हो गए, फॉन्ट टैग के। वही बात कर लेते हैं अब फॉन्ट के फेस एट्रीब्यूट की, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। याद रखना बच्चे इसके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का क्या मतलब हुआ, जब आपको फॉन्ट का स्टाइल बदलना है तो हम उसके लिए फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। अब स्टाइल मतलब आपको टाइम्स न्यू रोमन, है ना, या फिर आपको एरियल ब्लैक, जो भी आपको फॉन्ट का स्टाइल रखना है तो उसके लिए हम फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। और फॉन्ट का जो नाम है वो डबल इन्वर्टेड में लिखा जाता है, यही लाइन्स यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो कैसे आप लिखते हो, अच्छा बता देती हूँ उसको, देखो यहाँ नहीं लिखा हुआ, डिफरेंस आ गया। तो कैसे आप करोगे फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का यूज, कैसे करोगे, फॉन्ट लिखोगे, ठीक है। फॉन्ट का साइज सेट करना है तो साइज लिख देते हैं हम, सपोज हमें 2 साइज में सेट करना है। फॉन्ट का कलर यदि आप ब्लू चाहते हो तो आपने फॉन्ट का कलर लिख दिया ब्लू, और यदि अब आप फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हो तो फेस एट्रीब्यूट में हम लिख देते हैं, सपोज एरियल आपको सेट करना है तो आपने एरियल सेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, इस टेक्स्ट का मुझे कलर, साइज सब बदलना है, और फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो अब आपको क्या पता चलेगा कि जो हेलो रेंडर होगा वो हेलो किस तरीके का होगा, वो हेलो आपको शो होगा किस तरीके से, वो हेलो आपको शो होगा 2 साइज के अकॉर्डिंग, मतलब छोटा साइज, और ब्लू कलर का शो होगा, और कैसा होगा, एरियल टाइप का। तो एरियल टाइप के जो फॉन्ट होते हैं वो आपको अच्छे से पता है कि कैसे होते हैं, थोड़े बोल्ड होते हैं। जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं उनसे थोड़े से, ये नॉर्मल फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। तो फॉन्ट का स्टाइल आपको बदलता हुआ दिख जाएगा। तो फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट मैंने यहाँ बताए हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फेस। अब फॉन्ट टैग की जो बात कर रही हूं मैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे आप किसी भी ब्राउजर पे रन कर सकते हो। एक टैग और होता है फॉन्ट के लिए जिसे हम बेस फॉन्ट टैग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बेस फॉन्ट टैग के नाम से। तो जो बेस फॉन्ट टैग होता है वो बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि आजकल यूज नहीं करते हैं हम, पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का डिजाइन किया गया ब्राउजर था उस पे ही रन कर सकते थे। लेकिन फॉन्ट टैग को का जो भी फॉन्ट है उसे आप किसी भी ब्राउजर पे इजीली रन कर सकते हो। सारे ब्राउजर इस टैग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेस फॉन्ट को सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही सपोर्ट करता था। कंटेनर टैग है, स्टार्ट एंड टैग दोनों होता है, बट ये जो बेस फॉन्ट टैग है वो एम्प्टी टैग होता है। इस तरीके से आप इसका यूज करते हो, बेस फॉन्ट टैग का एम्प्टी टैग होता है, इसका एंड टैग नहीं होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट जो लिखते हो उसके ऊपर अप्लाई होता है, मतलब फॉन्ट टैग में आपने, जैसे मैंने अभी हेलो लिखा था उस पर ही अप्लाई हुआ था। ये जितना भी कंटेंट आपका वेब पेज है उन पर एक ही बार अप्लाई होता है, ठीक है। सपोज आपने बेस फॉन्ट टैग स्टार्ट में लगा दिया और पूरा कंटेंट लिख दिया तो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ये बॉडी टैग में लिखा जाता है और ये भी बॉडी टैग में लिखा जाता है। इसे आप टाइटल टैग में भी लिख सकते हो। ये जो बेस फॉन्ट टैग है इसे आप टाइटल टैग में भी लिख सकते हो। अब ये मैंने क्यों बताया आपको डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस पूछा गया था लास्ट ईयर का जो पेपर है, सैंपल पेपर, उसमें देखना इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया था कि क्या होता है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ हॉरिजॉन्टल रूलर। अब हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो कौन सा टैग होता है, HR टैग। ध्यान से समझ लो, HR टैग हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए यूज किया जाता है,
ठीक है, मतलब जब आप चाहते हो कि आपके वेब पेज में आपने कुछ कंटेंट लिखा, सपोज मैंने कंप्यूटर लिखा, अब इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और इसके लिए जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है HR टैग। याद से समझ लो, अच्छे से ध्यान से समझ लो और याद कर लेना कि HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर, और इसके लिए HR टैग यूज करते हैं, ऐसी आपको लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए, ठीक है। तो HR टैग एक एम्प्टी टैग होता है, इसका कोई भी इस तरीके से एंडिंग टैग नहीं होता है, एक एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। अब इसका जो एट्रीब्यूट है, आप लाइन का साइज, विड्थ सब बढ़ा सकते हो, लाइन को आप अलाइन कर सकते हो, तो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, साइज एट्रीब्यूट में। हॉरिजॉन्टल रूलर का जो साइज एट्रीब्यूट होता है, बेसिकली इस साइज एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होती है वो पॉइंट्स में आप मेंशन करते हो। किस में मेंशन करते हो, पॉइंट्स में मेंशन करते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे HR टैग में साइज इक्वल्स टू 36, तो 36 साइज का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर मैंने वापस से HR टैग लगाया, उसमें साइज लिखा 72, तो अब जो हॉरिजॉन्टल रूलर ड्रॉ होगा वो 72 साइज का होगा। तो कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं कि 36 साइज का जो रूलर होगा वो इतना बड़ा होगा, 72 साइज का जो रूलर होगा वो इतना बड़ा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये इसके साइज हो जाते हैं, ओके। वैसे ही आप इसके क्या यूज कर सकते हो और एट्रीब्यूट्स, आप इसमें नो शेड एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नो शेड एट्रीब्यूट क्या होता है, एक बड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो 3D रूल्स पर बेस्ड होती है, मतलब वो लाइन आपको 3D रूल्स में दिखेगी, उसकी शैडो भी पीछे दिखेगी, ठीक है। तो इसे हम नो शेड एट्रीब्यूट कहते हैं, जो 2D और 3D हॉरिजॉन्टल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको शो होता है। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, देखो ये HR टैग साइज इक्वल्स टू 30, HR टैग साइज इक्वल्स टू 30 एंड नो शेड का यूज कर दिया। इसका मैं आपको डायग्राम भी बताती हूँ कि कैसे ये विजिबल होता है, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ HR टैग यूज किया, ओके। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपको 30 पिक्सल्स के साथ दिख रहा है, जिसमें HR इज इक्वल्स टू साइज आपने सेट किया है 30, ठीक। और ये आपका हो गया नो शेड वाला, HR साइज आपने 30 सेट किया है, उसके आगे आपने नो शेड लिखा हुआ है, नो शेड एट्रीब्यूट, तो ये नो शेड का है, ठीक है, जो 2D 3D के अकॉर्डिंग आपको शो हो रहा है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया एग्जाम्पल से कि कैसे आपको HR टैग के एट्रीब्यूट का यूज करना है। वहीं HR टैग के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो विड्थ, जो रूलर है उसका विड्थ आप सेट कर सकते हो कि लाइन आपको कितनी बड़ी कितनी चौड़ी लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो ये इसकी विड्थ कहलाती है, विड्थ सेट कर सकते हो, वो भी पिक्सल्स में सेट होगी। हॉरिजॉन्टल रूलर पेज के किस साइड पे शो होगा, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, किधर आपको क्रिएट करना है, अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, और वो यहाँ पर आपको मेंशन हो रही है। देखो HR विड्थ इक्वल्स टू 100, तो 100 विड्थ के अकॉर्डिंग रूलर ड्रॉ होगा, 200 होगा। कलर सेट कर सकते हो, जिस भी कलर का आपको शो करवाना है तो कलर भी इसका एक एट्रीब्यूट होता है। परसेंटेज में आप विड्थ सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जो आपको सेट करना है, ठीक है। तो आपको सारे एट्रीब्यूट अच्छे से समझ में आ गए जो मैंने यहाँ पे बताए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि HR टैग के होते हैं, तो HR टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अलाइन एट्रीब्यूट होता है, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। साइज एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू आप पिक्सल्स में या पॉइंट्स में मेंशन करते हो। विड्थ एट्रीब्यूट होता है, अगेन उसको पिक्सल्स में या परसेंटेज में शो कर सकते हो। नो शेड एट्रीब्यूट होता है जिसको सिर्फ नो शेड लिखकर ही यूज किया जाता है। कलर एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम कलर स्पेसिफाई करते हैं रूलर का, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट, ये वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, है ना। चलिए आ गए नेक्स्ट टैग पर, दैट इज कमेंट टैग। अब कमेंट टैग का क्वेश्चन भी हमेशा पूछते हैं, इस साल के सैंपल पेपर में भी कमेंट टैग का क्वेश्चन पूछा था। तो कमेंट टैग क्या होता है, देख लो, ये होता है कमेंट टैग। जब भी आपको कमेंट लगाना है तो आप इस तरीके से कमेंट को स्पेसिफाई करते हो HTML में। रिमेंबर, कमेंट इज व्हाट, वो टेक्स्ट जो कि ब्राउजर रेंडर नहीं करता है, जो यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है एक्स्ट्रा टेक्स्ट, वो आपका कमेंट टैग होता है, और इसमें हम उस टेक्स्ट को लिखते हैं। आई बात समझ में, ये उसका स्टार्टिंग टैग, ये उसका एंडिंग टैग। तो ये चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे दो टाइप की कमेंट दे सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट देना है तो उसके लिए आपने ये यूज कर लिया और यहाँ पे आपकी लाइन क्लोज होगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज HTML कोड, HTML पेज या HTML कोड, तो ये सिंगल लाइन हो गया। यदि आपको मल्टीपल लाइन स्पेसिफाई करनी है तो सपोज यहाँ पे आपने लिखा है हेलो, फिर लिखा आपने वेलकम, और फिर लिखा आपने हाउ आर यू, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपने
क्लोज कर देना इसको, तो ये मल्टीपल लाइन का कोड कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ आपको लिखे हुए हैं, देखो दिस इज अ कमेंट, दिस इज अनदर बट अ मल्टीपल लाइन कमेंट। कमेंट को यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ एंड कर दिया, ये सिंगल लाइन हो गया और ये मल्टीपल लाइन हो गया। तो कमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है जो मैंने समझा दी है। उसके लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क डबल हाइफन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको देखना है कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो एग्जांपल आपके सामने है। देखो यहाँ पे दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, और पी टैग में एक पैराग्राफ लिख दिया, बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। अब देखो ब्राउजर आपको इस कमेंट को रेंडर करता है कि नहीं करता है, तो ये चेक कर लेते हैं इस एग्जाम्पल से। आपको यहाँ पे शो हो रहा है बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, जो कि हमने पी टैग में लिखी थी। जो लाइन हमने यहाँ पर पी टैग में लिखी थी वही आपको रेंडर्ड होती हुई दिख रही है, लेकिन जो लाइन आपने यहाँ कमेंट में लिखी थी, दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय यूजर, जो कमेंट टैग में लिखी थी वो आपको शो नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना, कमेंट एक्स्ट्रा कंटेंट होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट फाइल में जब आप लिखते हैं उसको, तो वो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है जो ब्राउजर रेंडर नहीं करता है, यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब आ जाते हैं लॉजिकल और फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल पर, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, इससे भी रिलेटेड कुछ MCQs पूछे गए हैं। तो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स क्या होते हैं, जब भी आप ब्राउजर पर आप चाहते हो कि जो आपने लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट का स्टाइल बदल जाए, फॉन्ट बदल जाए, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल आपको डिफरेंट वे में दिखने लगे, तो आप यहाँ पे इन टेक्स्ट स्टाइल का यूज कर लेते हो, है ना। सो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स आर डिस्क्रिप्शंस, ईच ब्राउजर हैंडल्स अ लॉजिकल स्टाइल इन इट्स ओन वे। हर ब्राउजर अपने तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर जिस टैग का यूज करते हैं वो टैग होता है आपका, जैसे EM टैग की मैं बात कर लूँ तो EM टैग क्या करता है, टेक्स्ट को इम्फेसाइज करता है, इम्फेसाइज करके टेक्स्ट को शो करेगा। स्ट्रॉन्ग टैग की बात कर लो तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली इम्फेसाइज करेगा। जैसे मैंने बात कर ली B टैग, तो बोल्ड आपका टेक्स्ट शो होता है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल्स को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल टैग्स मेंशन किए हुए हैं मैंने, जो लॉजिकल स्टाइल्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब वो क्या हो गए, तो वो हो गए आपके, देखो DFN टैग। DFN टैग का क्या काम होता है, जब आप डिफाइन करते हो लेटर्स को, तो ये बेसिकली इटैलिक वर्ड्स में दिखता है, कुछ ऐसे, जैसे मैंने ये लिखा हेलो, है ना, तो ये DFN टैग का काम होता है, ऐसा स्टाइल दिखता है। EM टैग टेक्स्ट को इम्फेसाइज करेगा इटैलिक वे में। साइट टैग, जब आप बुक या फिल्म या किसी भी चीज को साइटेशन रेफरेंस देते हो तो वहां पे हम इस टैग को यूज कर सकते हैं, ये भी इटैलिक में ही शो करता है लेटर्स को। कोड टैग, जब आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोड लिख रहे होते हो, चाहे वो C++ का कोई कोड लिख रहे हो, PHP का, किसी का भी पाइथन का, तो फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में वो टैग आपको शो होता है, वो टेक्स्ट आपको शो होता है। KBD कीबोर्ड एंट्री, जब आप कीबोर्ड से कोई एंट्री कर रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, तो वो प्लेन फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में आपको डिस्प्ले होगा ब्राउजर पर। SAMP की बात करूं तो ये जो लिटरल्स होते हैं ना, लिटरल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको शो करता है। स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो बोल्ड में आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। वॉर की बात करूं तो ये वेरिएबल को डिफाइन करता है, ठीक है, ये भी जनरली इटैलिक में ही आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। तो ये कुछ टैग हैं जिनके नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ लॉजिकल स्टाइल टैग्स हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं, और ये कैसे आपको ब्राउजर पर रेंडर होके दिखेंगे, तो इटैलिक फॉर्म में दिखेंगे, कुछ आपको फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में दिखेंगे, कुछ बोल्ड में दिखेंगे। तो नाम के साथ आपको इनका ब्राउजर पे कैसे रेंडर होगा वो याद कर लेना है, ठीक है। लॉजिकल स्टाइल तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये फिजिकल जरूर पूछा जाता है। जो फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल से ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिजिकल स्टाइल टेक्स्ट क्या होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं अपीयरेंस को, है ना, कि आपका टेक्स्ट किस तरीके से अपीयर होगा, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, एक सेम मैनर में, ठीक है। तो मैनर में यदि आपको डिस्प्ले करवाना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो इसके लिए हम कुछ फिक्स्ड स्टाइल टैग्स का यूज कर लेते हैं, जैसे B4 बोल्ड, I4 इटैलिक, है ना। टाइपराइटर टेक्स्ट चाहिए तो TT टैग का यूज कर लेते हैं, U अंडरलाइन। ये जनरली यूज होते हैं, जनरली आप इनका ही यूज करते हो, और एग्जाम में भी आपसे फिजिकल टेक्स्ट जो स्टाइल से यही पूछे जाते हैं। तो B बोल्ड के लिए B का यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम B टैग का यूज करते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टाइल टैग। और वही टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B टैग के साथ आप स्ट्रॉन्ग का भी यूज करते हो, दोनों ही बोल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, MCQ में आए तो दोनों ही टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होते हैं। इटैलिक से I से इटैलिक शो होता है। फिक्स्ड विड्थ का फॉन्ट चाहते हो तो TT टैग का यूज कर लेते हो। टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हो तो U टैग का यूज कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सपोज हेलो, तो आप हेलो को बोल्ड भी कर सकते हो, उसके नीचे अंडरलाइन भी करवा सकते हो। क्लियर। टैग के नाम ध्यान रख लेना बस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल के पेपर में सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं,
हर साल आप देखना उठा के पेपर, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सुपर मीन्स ऊपर। जब आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, रेंडर करवाना है टेक्स्ट को कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको SUP सुपर टैग का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे, देखो इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी, है ना। मैंने सपोज लिखा x, फिर मैंने लगाया SUP टैग और इसमें मैंने लिख दिया 2, फिर SUP टैग को क्लोज कर दिया। ये एक कंटेनर टैग है। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर y लिखा, फिर SUP टैग का यूज किया, सुपर टैग का 2 लिखा, फिर SUP टैग को क्लोज कर दिया। तो इससे ये इस तरीके से रेंडर हो जाएगा, ठीक है। जो 2 है वो कहाँ शो होगा, x और y के ऊपर, लेवल से ऊपर, जो नॉर्मल टेक्स्ट का लेवल है उससे ऊपर, बेस लेवल जो होगा वो ऊपर हो जाएगा इसका। तो याद रखना, सुपर मीन्स ऊपर, पावर में किसी को शो करवाना है तो सुपर टैग का यूज करेंगे SUP। और वही सब स्क्रिप्ट की जब बात करती हूं मैं, ये हो गया आपका सुपर टैग, है ना, सब स्क्रिप्ट। जब मैं सब स्क्रिप्ट की बात करती हूँ, सब स्क्रिप्ट टैग की, तो सब स्क्रिप्ट टैग मतलब नीचे, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पर आपके जो केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मैंने लिखा CO2, क्या लिखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैंने लिखा H2O। तो इसके लिए आप जब सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे तो कैसे करोगे, C लिखोगे, O लिखोगे और फिर लगाओगे SUB सबस्क्रिप्ट टैग और 2 लिखोगे और फिर सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दोगे। तो देखो C और O तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये जो 2 है ये देखो बेस लाइन से नीचे शो करवाना है, तो हमने सबस्क्रिप्ट टैग में लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही आप H2O के लिए लिख सकते हो H, फिर सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करना, 2 लिखना, सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना और फिर O लिख देना। तो H तो एज इट इज आएगा और सबस्क्रिप्ट टैग में आपने लिखा हुआ है 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये एक कैसा टैग होता है, ये एक कंटेनर टैग होता है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग्स इसके होते हैं, है ना। अच्छे से समझ लो, सुपर मीन्स ऊपर, ध्यान रखना बस पावर में शो करवाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स की तरफ। तो यहाँ पे HTML में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। इनके क्वेश्चंस रेयर ही पूछे जाते हैं, पर पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार पूछ लें आपसे। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि LT, ठीक है, GT, AMP। LT मतलब लेस देन को शो करता है, GT मतलब ग्रेटर देन को शो करता है, AMP एम्परसेंड के साइन को, एंड को शो करता है। कैसे, यहाँ पे देखो, जब आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे साइंस प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि कुछ ऐसे साइंस प्रिंट हो जाए, है ना। जनरली ये प्रिंट करवाने, क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी बुक्ड है, जब भी कोई टैग लिखोगे तो आप एंगुलर ब्रैकेट ही लगाओगे, है ना। अब आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है x ग्रेटर देन y, तो ये तो टैग के लिए साइन ऑलरेडी रिजर्व्ड है HTML में। इसको यदि प्रिंट करवाना है तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे x, ठीक है, और क्या लिखोगे इसके साथ में, लेस देन के लिए हम LT का यूज करते हैं, LT परसेंटेज, और फिर लिखोगे आप 0। तो इससे क्या होगा, ये जो आपने लिखा हुआ है इससे लेस देन का साइन प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। ऐसे ही आपको एंड प्रिंट करवाना है तो ये एम्परसेंड के लिए MP लिखोगे। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, क्लियर, क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो HTML में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, परसेंटेज, पाउंड, येन, यूरो, है ना, ट्रेडमार्क, ये सारे इनके लिए जो यूज किए जाते हैं वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं। एंड लगा के आपको LT के लिए, लेस देन के लिए ये यूज करना है, ग्रेटर देन के लिए GT यूज करना है, सेक्शन के लिए ST यूज करना है ना। किसी चीज की कॉपी करना है तो एंड COPY यूज कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसको कैसे रेंडर करोगे, देखो एक एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, एंड LT, है ना। पैराग्राफ टैग में देखो, पैराग्राफ टैग में एंड LT लिखा है, एंड लगा के एंड GT लिखा है, और एम्परी आर स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ देखोगे तो ये ग्रेटर देन, लेस देन और एंड का साइन दिख रहा है। बाकी जो लिखा हुआ है पैराग्राफ वो एज इट इज है, बट यहाँ पे आपने एंड LT लिखा था, वहां लेस देन आ जाएगा, वहां ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ एंड का साइन आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे रेंडर हुआ, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बुक में भी दिया हुआ है। नाउ आ जाते हैं अब हम लिस्ट इन HTML। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर में आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर HTML में लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है। नॉर्मल डेटा तो हमने देख लिया कैसे क्रिएट करना है, बट जब बात आती है लिस्ट की तो HTML 3 टाइप की लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। इनके बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है डिफरेंस क्या लिखोगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, जो लिस्ट आपकी आप इस तरीके से क्रिएट करते हो। सपोज आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस की लिस्ट बनानी है, तो आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, मॉनिटर, प्रिंटर,
और स्पीकर। तो ये कौन सी हो गई बेटा, ये लिस्ट हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे तो आप इस तरीके से बना दोगे 1 2 3 से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है। तो ये आपने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ABC करके भी बना सकते हो, है ना, इस लिस्ट को। या फिर आप इसको रोमन नंबर से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, जिसमें आप कुछ ऑर्डर के साथ में लिस्ट को प्रिपेयर करते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट आप स्क्वायर बुलेट से क्रिएट कर सकते हो या इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। वही बात कर ले डेफिनेशन लिस्ट की। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होगी, डेफिनेशन लिस्ट में जब आप कुछ डेफिनेशंस डिफाइन करते हो, टॉपिक्स डिफाइन करते हो, जैसे मैंने बोला HTML के डेफिनेशन लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे अब आप HTML के डेफिनेशन लिख दोगे, HTML इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेब पेजेस। फिर आपने डिफाइन किया XML, तो XML की डेफिनेशन लिख दी। फिर आपने यहाँ पे www को डिफाइन कर दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी। तो ये जब आप टॉपिक्स को डिफाइन करते हो तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। जब आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो तो आप इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर करते हो। जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट इस तरीके से प्रिपेयर होती है। और इनके लिए जिन टैग्स का यूज किया जाता है, इनके लिए जिन टैग्स का यूज किया जाता है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग का यूज करते हैं, जो कि एक क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग का यूज करते हैं, वो भी एक कंटेनर टैग होता है। डेफिनेशन के लिए आप DD टैग का यूज करते हो, डेटा डेफिनेशन डिफाइन करना है, DD होता है, DT टैग होता है, डिफाइन टर्म के लिए DT टैग का यूज कर लेते हो। ऐसे कुछ टैग्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। एंड रिमेंबर ये आर सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके कंटेनर टैग्स होते हैं। इनका स्टार्टिंग एंडिंग दोनों टैग्स होता है। अब इन्हें 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये पता होने चाहिए। क्लियर हुआ? चलो बेटा, तो देखो यहाँ पे अननंबर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या कहते हैं, बुलेटेड लिस्ट को हम कहते हैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसको UL टैग से आप डिफाइन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिस्ट के आइटम बताना है, तो लिस्ट के आइटम के लिए हम LI टैग का यूज करते हैं, ठीक है। देख लो ये कैसा टैग होता है, कंटेनर टैग होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करता है। एक ही एट्रीब्यूट यूज करते हैं अपन, इसका टाइप कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे, और बॉडी टैग में लिखा जाता है, ठीक है बेटा, समझ गए। चलो देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। LI टैग का क्या काम है वो भी देख लेंगे। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल शो हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल को समझना है ना। जो फ्रूट्स होते हैं उनकी लिस्ट हमने यहाँ क्रिएट की हुई है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम्स को ऐड किया जो लिस्ट में ऐड करना है। तो LI टैग में मैंने पहले एप्पल लिखा है, LI टैग क्लोज किया। LI टैग में बनाना लिखा, LI टैग क्लोज किया। फिर नेक्स्ट लिस्ट आइटम लिखा, उसको क्लोज कर दिया। अब जब ब्राउजर पे ये रेंडर होगा तो आप देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट आइटम है UL टैग की मदद से बुलेटेड लिस्ट क्रिएट होगी, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप फ्रूट, ठीक है। आप चाहते हो कि ये बुलेटेड लिस्ट क्रिएट ना हो, है ना, आप चाहते हो कोई और लिस्ट क्रिएट हो किसी और सिंबल से, तो आप इसके टाइप एट्रीब्यूट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बेटा? टाइप एट्रीब्यूट का। टाइप एट्रीब्यूट में लिस्ट आप बुलेटेड शो करवा सकते हो, या स्क्वायर में शो करवा सकते हो, या सर्कल में, या फिर डिस्क में। इन तीनों में से किसी में भी आप स्क्वायर, होलो सर्कल, या फिर डिफॉल्ट जो होती है सर्कल, इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर करवा सकते हो। जैसे ये लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है प्रिपेयर्ड 1 2 3 की, ये होलो सर्कल से, ये स्क्वायर से, इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, टाइप की वैल्यू सेट करनी होगी। कैसे? UL टैग आपने ओपन किया, ध्यान से देखना कैसे सेट करोगे, ठीक है, लिखोगे कैसे इसके लिए। सपोज आपने लिखा UL टैग में आपने टाइप डिफाइन कर दिया। डिफॉल्ट तो आपकी लिस्ट इससे प्रिपेयर हो ही रही है। अब आपको स्क्वायर बुलेट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दी इसकी वैल्यू स्क्वायर बुलेट, और फिर आपने UL टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ आपने आइटम्स को डिफाइन कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ UL टैग। आई मेरी बात समझ में? अब डिस्कस कर लेते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस आता है बेटा, ध्यान रखना। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्या कहते हैं? नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप 1 2 3 4 5 ABCD रोमन नंबर से लिस्ट को शुरू करते हो। तो यहाँ पे UL की जगह पर किस टैग का यूज करते हैं? OL का यूज करते हैं। LI टैग सेम होता है लिस्ट के आइटम्स को डिफाइन करने के लिए। लिखा कैसे है देखो, यहाँ पर OL टैग का यूज कर लिया, OL टैग को क्लोज कर दिया। LI टैग में हमने ऑरेंजेस और ग्रेप्स की लिस्ट बना दी। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा? इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, देखो 1 करके ऑरेंजेस शो हो जाएगा और 2 करके ग्रेप्स शो हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि ये 1 2 की जगह AB से शो हो जाए या किसी रोमन नंबर से शो हो जाए, तो अगेन इसका एक एट्रीब्यूट है जिसे हम टाइप एट्रीब्यूट कहते हैं, उसका यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 टाइप के एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो आप, टाइप और स्टार्ट। आप चाहते हो कि लिस्ट आपकी 10 से स्टार्ट हो जाए, लिस्ट आपकी 5 से स्टार्ट हो जाए, या आपकी लिस्ट D से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए एक स्टार्ट एट्रीब्यूट भी यहाँ पे होता है। और इसका यूज कैसे करोगे देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है।
मैंने बोला कि लिस्ट हमें 5 से शुरू करवानी है, ठीक है, तो हमने OL टैग का एट्रीब्यूट स्टार्ट यूज कर लिया, स्टार्ट इक्वल्स टू 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो लिस्ट आइटम लिखे हुए हैं आपके, दिस इज आइटम नंबर 5, तो ये जो है ये लिस्ट आपकी 5 से शुरू हो जाएगी, दिस इज आइटम नंबर 5, फिर दिस इज नंबर 6, तो यहाँ पे आपको 6 दिखेगा, दिस इज नंबर 6, और एंड सो फोर्थ, तो ये 7th नंबर पे आएगा, एंड सो फोर्थ। तो यदि आपको लिस्ट किसी बीच वाले नंबर से शुरू करवानी कहीं से भी, तो स्टार्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस लिस्ट को आपको टाइप एट्रीब्यूट के साथ यूज करना है, तो कैसे करोगे, OL के अंदर टाइप लिख देना, सपोज रोमन नंबर में आपको लिस्ट शो करवानी है 1 से, तो ये लिस्ट जब जो भी आप स्पेसिफाई करोगे ना OL टैग में, तो अब ये लिस्ट में 5 6 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, टाइप एट्रीब्यूट, इस तरीके से कि लिस्ट का टाइप आपने डिफाइन कर दिया। अब लिस्ट का टाइप आप कैसा चाहते हो, रोमन नंबर्स में। डिफॉल्ट क्या होगा, 1 2 3, ये भी ध्यान रखना, डिफॉल्ट क्या होगा 1 2 3, और डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी होगी, बुलेट्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप एट्रीब्यूट जो आपको बताया उसको डिटेल में लिखा हुआ है कि आप कितने तरीके की लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से रोमन नंबर कैपिटल स्मॉल, ABCD कैपिटल स्मॉल, या 1 2 3 4, जिनको आप अरेबिक न्यूमरल लोअर केस कैपिटल लोअर केस लेटर्स कहते हो, ठीक है। तो टाइप एट्रीब्यूट में आप कोई भी वैल्यू इनमें से स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लियर। चलिए आ गए अब हम डेफिनेशन लिस्ट पर। तो भाई डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है जल्दी बताओ। जैसे मैंने अभी बता दिया कि डेफिनेशन यदि आपको स्पेसिफाई करना है तो आप इसका यूज करते हो। इसमें जो टैग यूज होते हैं वो DL DD और DT टैग यूज होते हैं, याद रखना, DL DT और DD, ये 3 टैग होते हैं जो डेफिनेशन टैग के लिए यूज किए जाते हैं। DD टैग डेटा डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन होता है, DT डेफिनेशन का टर्म होता है, ठीक है, और कितनी लिस्ट है डेफिनेशन, कितनी नंबर ऑफ डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी है वो डेफिनेशन लिस्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसको यूज कैसे करोगे वो देख लेते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर इन सारे टैग को यूज किया हुआ है। सबसे पहले हमने P टैग में लिखा हुआ है पैराग्राफ क्रिएट किया है एक, और उसमें हमने मेंशन कर दिया अ डेफिनेशन लिस्ट फॉलो। DL टैग की मदद से, ये DL टैग है जो डेफिनेशन लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसमें हमने पहली डेफिनेशन टर्म डिफाइन कर दी DT टैग में HTML, और उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया DD टैग से। फिर उसके बाद हमने दूसरी टर्म डिफाइन करी DT टैग से SGML, ठीक है, ये दूसरी टर्म, और उसका डिस्क्रिप्शन DD टैग से डिफाइन कर दिया। ये आई बात समझ में अच्छे से कि DL टैग किस लिए यूज हो रहा है, डेटा डेफिनेशन लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है। उसके अंदर आपने 2 DT टैग का यूज किया हुआ है क्योंकि 2 टर्म्स है। तो अब पहली टर्म आपकी HTML डिफाइन होगी, जो ये पूरा लिखा हुआ है ये सब यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ। दूसरा टर्म आपका SGML होगा, और इसका जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो पूरा यहाँ डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और टॉप पर आपको शो होगा अ डेफिनेशन लिस्ट फॉलो, जो आपको P टैग में आपने लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये इसका आउटपुट है जो मैंने अभी आपको बताया, देखो ये इसका आउटपुट हो गया। अगेन जो मैंने अभी आपको समझाया क्या कि ये आपकी हो गई पूरी डेफिनेशन लिस्ट। क्या हो गई आपकी डेफिनेशन लिस्ट जो DL टैग से आपने स्पेसिफाई करी थी। DL टैग क्लोज कर दिया था, यहाँ DL टैग स्टार्ट किया था, ठीक है। ये डेफिनेशन टर्म डिफाइन करी थी DT टैग से, और ये आपका DD टैग से आपने डिफाइन किया था डिस्क्रिप्शन, क्लियर, ये डिस्क्रिप्शन है। फिर ये अगेन दूसरी टर्म DT टैग से, और ये उसका डिस्क्रिप्शन DD टैग से डिफाइन किया था, ठीक है। कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है सारी चीजें। आगे बढ़ जाएं, नेस्टेड लिस्ट पे आ जाएं। तो नेस्टेड लिस्ट, जब लिस्ट के अंदर फर्दर आप कोई लिस्ट का यूज कर लेते हो तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। कैसे मैम, तो देखो ये लिस्ट मैं आपके सामने क्रिएट करके बता रही हूँ। इसमें आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो इसमें आप, कि यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर फिर एक ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, और ये 2 ऑर्डर्ड लिस्ट आप देख रहे हो, ठीक है। ये 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट में, मतलब ये आपकी UL टैग से क्रिएटेड है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये आपकी OL टैग से क्रिएटेड है। तो अब इस लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, UL टैग हमने अप्लाई किया, अच्छा यही बता देती हूँ, देखो है ना कैसे क्रिएट करोगे इसको, ध्यान से देखना, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया UL टैग, ठीक है, और इस UL टैग में फिर आपने अप्लाई किया यहाँ पर इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग। तो OL टैग की मदद से आपने ये लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लिए, यहाँ OL टैग क्लोज हो गया, ठीक है। फिर आपका UL टैग का नया आइटम आ जाएगा यहाँ पर, और फिर आपने फिर से यहाँ पर एक OL टैग से ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली, जिसमें आपने क्या कर लिया, ये 2 आइटम ऐड कर लिए, और इसके बाद में UL टैग को क्लोज कर दिया। तो देखो ये आप 2 नेस्टेड लिस्ट का यूज कर रहे हो एक ही ऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगी आपकी नेस्टेड लिस्ट। इसका कोड क्रिएट करते आ जाएगा ना, जो अभी हमने बताया वैसे ही करना है। LI टैग में सारे ऑप्शंस आपको लिख देने। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जब आप किसी एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट का यूज कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट।
और अब आ गए हैं हम HTML पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर पर। तो HTML का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ लिया, उनके एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। रिमेंबर अगेन, जितने भी टैग्स मैंने पढ़ाए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉन्ट टैग, बॉडी टैग, उसी के साथ हमने HR टैग, BR टैग पढ़ा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पढ़ा है। जितने भी टैग्स, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इमेजेस, लिंक्स और टेबल्स के बारे में, कि इमेज टैग क्या होता है, लिंक्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो और टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं बॉडी टैग में। अब यदि आपको कोई इमेज ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम IMG टैग का यूज करेंगे। IMG टैग एक ऐसा इकलौता टैग होता है जिसकी मदद से आप वेब पेज में क्या इंसर्ट कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो टैग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये एक कंटेनर टैग नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ IMG टैग इसी तरीके से लिखते हो। तो इसे हम कहते हैं ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और किन किन एट्रीब्यूट्स के साथ आप इसको यूज करते हो, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं SRC, ऑल्ट, अलाइन, हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर, ठीक है। ये कुछ भी कंटेन नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इमेज का नाम लिखते हो और इसको किस टैग में लिखते हैं, हम बॉडी टैग के अंदर ही इसे हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, पहले एट्रीब्यूट्स देख लें और इसका यूज कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे ही मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आ सकेगा, है ना। बहुत ध्यान से समझना। इमेज टैग को यदि यूज करना है, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, इमेज टैग को यदि आपको यूज करना है तो IMG टैग का यूज करना होगा। और किस टैग में इसको यूज करेंगे, हम बॉडी टैग में इसको यूज करेंगे, ठीक है। बॉडी टैग में सपोज आपको कोई इमेज शो करवानी है, अब वो इमेज का पाथ आपको देना पड़ेगा। तो पाथ किस में दोगे आप, SRC एट्रीब्यूट में। SRC एट्रीब्यूट में आपको पाथ देना है। सपोज इमेज आपकी कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर comp.jpg इमेज है, तो ये इमेज का आपने पाथ दे दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो आपकी फाइल जहां भी स्टोर हो, C ड्राइव, D ड्राइव, तो आप उसका फुल पाथ भी यहां मेंशन कर सकते हो। जैसे सपोज C ड्राइव में आपकी computer.jpg नाम की फाइल है तो वो आपने शो कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो। बॉडी टैग क्लोज करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो आपका वेब ब्राउजर है, जो आपका वेब ब्राउजर है वहां पर आपको इस इमेज टैग की मदद से, इस इमेज टैग की मदद से एक कंप्यूटर की इमेज दिखने लग जाएगी, क्योंकि हमने इमेज का पाथ मेंशन किया था किस सोर्स से, किस जगह से आप इस इमेज को वेब पेज में दिखाना चाहते हो। अब SRC के जैसे ही और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा, यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है ALT, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ध्यान से समझना, ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है बेसिकली ये इमेज को डिस्प्ले नहीं करता है, ये इमेज की जगह पर आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है एक टूल टिप में। तो दिस एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इस साल के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। SRC का सोर्स या पाथ URL के फॉर्मेट में स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यदि मैं ऑल्ट की बात करूं तो IMG टैग में आप जैसे SRC को मेंशन करते हो ना, सोर्स बताते हो, फाइल का नाम बताते हो, वैसे ALT एट्रीब्यूट को मेंशन करते हो। ALT एट्रीब्यूट में आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे कंप्यूटर इमेज थी तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ दिखेगा, कंप्यूटर लिखा हुआ दिखेगा जब आप कर्सर इमेज पर लेकर जाओगे तब। अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, अलाइन एट्रीब्यूट इमेज को अलाइन कर देता है। तो आप अलाइन की वैल्यू सेट कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, मिडिल, टॉप, बॉटम, जहां भी आपको अलाइन करना है इमेज को, ठीक है। तो इसको भी कैसे यूज करोगे, देखो इमेज टैग में आपने अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर लेना है। अलाइन की वैल्यू आपने सपोज राइट सेट कर दी तो अब इमेज आपके पेज के राइट साइड में दिखेगी। लेफ्ट सेट कर दी तो ये सपोज आपका वेब पेज है तो इमेज आपको कंप्यूटर की यहाँ लेफ्ट में दिख रही है, मिडिल में दिख रही है, राइट में दिख रही है। टॉप पर सेट करना है तो पेज के टॉप पर दिखेगी, बॉटम में सेट करना है तो पेज के बॉटम में दिखेगी। तो इस तरीके से आप इमेज की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, जिसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो अलाइन होता है। नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ। इवन आप इमेज की हाइट और विड्थ भी बता सकते हो, तो वो आप बताओगे कैसे, वो आप पिक्सेल्स में बताओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको इमेज की हाइट सेट करना है सपोज 100 और विड्थ सेट करना है सपोज 200। तो अब जो इमेज है कंप्यूटर की वो इमेज आपको कैसे दिखेगी, उसकी हाइट हो जाएगी 100 और विड्थ हो जाएगी क्या 200। तो ये देखो ये 100 हो गई और विड्थ आपकी इसकी 200 हो जाएगी। तो ऐसे भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। आई बात समझ में अच्छे से, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के साथ। लास्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर।
तो बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या शो करता है, आपकी जो इमेज आप इंसर्ट करने वाले हो यहाँ पे उस इमेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो। तो बॉर्डर की वैल्यू भी आप या तो बॉर्डर की कोई वैल्यू सेट करोगे या नो बॉर्डर सेट करोगे। कैसे, इमेज टैग में आपको मेंशन कर देना है बॉर्डर इज इक्वल्स टू, सपोज आप बॉर्डर 30 के अकॉर्डिंग चाहते हो तो एक थिक बॉर्डर 30 के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो कुल मिला के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इमेज टैग में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसमें एसआरसी कंपलसरी होता है। ध्यान रखना, ये जो एसआरसी एट्रीब्यूट है, ये जिस एसआरसी एट्रीब्यूट की मैं बात कर रही हूं, इसके बिना आप इमेज टैग को यूज नहीं कर सकते हो। ये कंपलसरी एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप इमेज का पाथ बताते हो। ओके, चलो तो एसआरसी एट्रीब्यूट कैसे यूज किया हुआ है देख लो एक बार। एक इमेज किस तरीके से दिख रही है ये भी देख लो। क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग में आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, एक इमेज डेमो करके हमने कंटेंट लिखा हुआ है। बीआर टैग से लाइन ब्रेक हो जाएगी और इमेज टैग में आपने इस तरीके से एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, वेब पेज में इमेज डेमो लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि कंटेंट हमने लिखा था। बीआर टैग से लाइन ब्रेक हो गई और नीचे फिर आपको ये इमेज शो हो रही है, ठीक है, monkey.jpg इमेज। आ गई बात समझ में अच्छे से किस तरीके से हमने इसको यूज किया हुआ है। फाइन, आगे बढ़ जाए तो इमेज टैग अच्छे से क्लियर है। वहीं ऑल्ट एट्रीब्यूट को देख लो, ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे यूज किया हुआ है। ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या शो होता है आपको, टूल टिप में इमेज के साथ में टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। तो ये देखो आपको यहाँ पे ये टूल टिप में इमेज का टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब बनाना इमेज, बनाना इज अ गुड इन टेस्ट। आई बात समझ में, ये इमेज है, इमेज में जब कर्सर लेकर जाओगे तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इसको आप कैसे यूज करोगे, तो इसको यूज करने का तरीका आपके सामने है जो मैंने अभी बताया। क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट इज सेंटरिंग एन इमेज। अब इमेज को आप पूरे ओवरऑल वेब पेज के सेंटर में सेट करना चाहते हो तो सेंटर टैग अभी हमने पढ़ा प्रीवियस वाले चैप्टर में, तो सेंटर टैग का हम इसके लिए यूज कर लेते हैं। क्या करोगे आप, सेंटर टैग में इमेज टैग को यूज कर लेना। जब सेंटर टैग के अंदर लिखोगे इमेज टैग को और आप यहाँ पे इमेज की बॉर्डर और इमेज का सोर्स बताओगे तो देखो आप lion.gif है जो होल डॉक्यूमेंट के सेंटर में आपको विजिबल हो रही है। क्यों, क्योंकि इसे हमने सेंटर टैग में लिखा है, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे आप अलाइनमेंट सेट करते हो ना, वैसे ही सेंटर टैग का यूज कर सकते हो। अब आ गए हम इमेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, हाइपरलिंक। आपको यदि किसी दो वेब पेज को लिंक करना है या आपको एक ही सेम वेब पेज में एक से ज्यादा लिंकिंग क्रिएट करना है तो लिंकिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंकर टैग का। दो टाइप की हाइपरलिंक आप क्रिएट कर सकते हो। कौन कौन सी, एक्सटर्नल हाइपरलिंक और इंटरनल हाइपरलिंक, ठीक है। तो हाइपरलिंक पहले होती क्या है उसकी डेफिनेशन भी तो आपसे पूछी जा सकती है ना। तो हाइपरलिंक इज अ लिंक ऑफ हाइपरटेक्स्ट फाइल टू अनदर फाइल। एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करना है तो हाइपरलिंक का यूज करते हैं, है ना। कब करते हैं, क्लिक करके। जिस भी किसी वर्ड पे क्लिक करोगे या किसी इमेज पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। दो तरीके की लिंकिंग हो गई, एक्सटर्नल इंटरनल। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक कर रहे हो तो एक्सटर्नल, एक ही वेब पेज में कंटेंट को लिंक कर रहे हो, इस पे क्लिक करोगे तो ये कंटेंट ओपन हो जाएगा तो इंटरनल। आगे बात समझ में, सेम पेज की लिंकिंग इंटरनल, डिफरेंट पेजेस की लिंकिंग एक्सटर्नल। ऐसे याद कर लेना, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है ना, क्लिक हियर पे क्लिक करते हो तो अनदर पेज ओपन हो जाता है ना। चलिए, तो इमेज हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो टैग कौन सा होता है, हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो ए टैग होता है, जिसे हम एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंकर। एंकर का मतलब ही लिंक होता है। क्या होता है, एंकर का मतलब ही लिंकिंग क्रिएट करना होता है। अब जैसे आप इमेज टैग का यूज करते हो ना एसआरसी के साथ, इसके लिए भी डिफरेंट टैग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिन टैग की बात कर रहे हैं वो href, टाइटल और नेम टैग होता है। बॉडी टैग के अंदर ही आपको लिंकिंग भी डिफाइन करनी होती है। क्लियर। तो अब ये ए टैग को यूज कैसे करोगे, देखो सपोज मैंने ये एक वेब पेज बनाया है, पहले समझना फिर मैं इसकी आपको वर्किंग बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैंने एक, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ मैंने एक वेब पेज बनाया है, ठीक है, जहाँ मैंने लिखा है क्लिक हियर। क्या लिखा है, क्लिक हियर। और जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाएगा। और वो दूसरा वेब पेज मैंने यहाँ बना दिया सपोज, इस दूसरे वेब पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मिलने लग जाएगी, ठीक है। इस वेब पेज का नाम क्या है, सपोज इसका नाम है first.html और इसका नाम है second.html। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो इस वाले वेब पेज पे हम कमांड क्या लिखेंगे, बॉडी टैग में, किस टैग में, बॉडी टैग में हम लिखेंगे ए टैग, ठीक है। ए टैग में आप लिखोगे href एट्रीब्यूट की मदद से। जैसे इमेज में src यूज होता है, ए टैग में href
आप इस पर लिंक क्रिएट करने वाले हो ना, तो क्या लिंक क्रिएट करने वाले हो आप कि सेकंड वाला जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो हमने यहाँ पर उस पेज का नाम लिख दिया जो ओपन होना है, तो second.html वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि यहाँ अब आपको लिखना है कि कब ओपन होगा, जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे। तो आपको यहाँ पर बॉडी टैग में लिख देना है क्लिक हियर और फिर ए टैग का यूज कर लेना है। आई बात समझ में? देन बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। क्लियर? तो अब क्या होगा, देखो ये कंटेनर एलिमेंट है तो ए टैग को क्लोज भी कर देना। क्लियर? अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपने स्पेसिफाई कर दिया एंकर टैग में कि किस रेफरेंस फाइल पर आपको जाना है, क्लिक होते से सेकंड। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सेकंड फाइल पे आ जाओगे। मेंशन कैसे करना है ए टैग में, समझ में आ गया। href एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है, रेफरेंस फाइल का नाम आप यहाँ स्पेसिफाई कर देते हो। देख लो अब इसका एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए टैग href फाइल का नाम लिखा है, फिर ए टैग को क्लोज कर दिया है। ए टैग कंटेनर टैग होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने लिखा है हेड टैग में टाइटल डेफिनेट सक्सेस, जो वेब पेज होगा आपका उसका टाइटल हो जाएगा। बॉडी टैग में आपने लिखा है यहाँ पर टू विजिट डीएस जस्ट क्लिक हियर, तो क्लिक हियर के पहले आपने ए टैग लगा दिया है और ये ए टैग क्लोज कर दिया। तो अब आपको क्या शो होगा, टू विजिट डीएस जस्ट क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा टू विजिट डीएस और ये आपकी इमेज है। इस इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डेफिनेट सक्सेस वाले पेज पर जहां पर लाइक करना है वहां पहुंच जाओगे। तो इस इमेज के लिंक हमने बोले या डेफिनेट सक्सेस क्लिक हियर यहाँ पे आपने लिखा हुआ, तो क्लिक हियर पे भी आप जा सकते हो। और इमेज के लिंक क्लिक करना है, इमेज को क्रिएट करना है, तो ए टैग में आप क्या कर दोगे, img टैग का यूज कर देना, तो इमेज की भी लिंक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि इमेज के लिंक क्रिएट करवाना है तो एंकर टैग के अंदर img टैग का यूज कर देना। आ रही है मेरी बात समझ में अच्छे से? क्या बता रही हूं मैं, सपोज आपको क्रिएट करना है किसी इमेज पे लिंक, तो आपने ए टैग में href में तो पाथ लिख दिया कि इमेज पे क्लिक करने से कौन सी फाइल खुलेगी, तो यहाँ आपने फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, अब आप किस पर क्लिक करोगे, इमेज पर क्लिक करोगे, तो इस ए टैग में आप img बता दो। अब इमेज कौन सी होगी, उस img का पाथ, तो यहाँ पे आपने इमेज का पाथ बता दिया कि इस इमेज पे क्लिक करने से, और ए टैग को क्लोज कर दो। अब इससे क्या होगा, सपोज ये आपका वेब पेज है, जैसे यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस की इमेज लगी हुई है, तो जब आप इस डेफिनेट सक्सेस इमेज पर क्लिक करोगे, क्योंकि हमने इस इमेज को क्या बना दिया, ए टैग से लिंक बना दिया, अब क्लिक करोगे तो जो भी दूसरी फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। आ गई बात समझ में? और यदि इस इमेज की जगह पर मैंने लिख दिया क्या, क्लिक हियर, क्या लिख दिया, क्लिक हियर, तो यहाँ इमेज नहीं दिखेगी, यहाँ क्या दिखेगा आपको लिखा हुआ क्लिक हियर, और जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो चॉइस इज योर्स। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इमेज की लिंक कैसे क्रिएट करते हो या टेक्स्ट की लिंक कैसे क्रिएट करते हो। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए बेटा, href एट्रीब्यूट विच इज कंपलसरी एट्रीब्यूट, जिसमें आप URL फाइल का पाथ बताते हो जो ओपन होना है लिंक के बाद। टाइटल एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट का टाइटल बताते हो लिंक करने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट खुलेगा। जैसे ALT एट्रीब्यूट होता है ना, वैसे ही टाइटल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जब आप ए टैग में href एट्रीब्यूट के बाद जब यहाँ पे आपने फाइल नेम लिख दिया, टाइटल लिखते हो, तो टाइटल लिखने से क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये फाइल किससे रिलेटेड है, तो अब क्या होगा, जिस भी लिंक पर सपोज ये क्लिक लिखा हुआ है, इस पर जब आपका कर्सर जाएगा तो एक टूल टिप में आपको यहाँ पर इसके लिंक का डिटेल शो होगा। सपोज फ्लावर से रिलेटेड लिंक है, जैसे इमेज पे क्लिक करने से आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट से टेक्स्ट शो होता है ना, बिल्कुल वैसे टाइटल से टाइटल शो हो जाएगा, लिंक का टाइटल शो हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम और आईडी। इसको ध्यान से समझना कि नेम और आईडी किस लिए यूज किया जाता है। ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इंटरनल लिंकिंग में यूज होता है, ये तो हम एक्सटर्नल लिंकिंग में यूज कर रहे हैं कि एक पेज पे क्लिक करने से दूसरे पेज पे आप पहुंच जा रहे हो। तो इंटरनल लिंकिंग चाहते हो किसी एक ही पेज में एक से ज्यादा सेगमेंट को, पैराग्राफ्स को, ये एक से ज्यादा सेक्शंस को लिंक करना चाहते हो तो नेम और आईडी का यूज करते हो। ठीक है, चलिए कैसे यूज करते हैं तो देख लो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट को कैसे यूज करना है। एंकर टैग का यूज कर लिया है, नेम इज इक्वल्स टू सेगमेंट1, जिस सेगमेंट की आपको लिंकिंग करनी है। फिर आपने एंकर टैग में href में अब फाइल का नाम नहीं लिखना है, अब आप एक ही पेज के, सपोज ये एक पेज है, इस एक पेज में आपने अलग अलग सेगमेंट बना दिए, सेगमेंट1 सेगमेंट2। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इस पेज का सेगमेंट1 दिख रहा है और यहाँ पे आपको इस पेज का सेगमेंट2 दिख रहा है। नाउ व्हाट यू वांट, अब आप चाहते हो क्या, अब आप चाहते हो भाई कि जब मैं इस सेगमेंट1 पे क्लिक करूं तो लिंकिंग के थ्रू हम यहाँ पहुंच जाए, जब मैं इस सेगमेंट2 पे क्लिक करूं तो लिंकिंग के थ्रू हम यहाँ पहुंच जाए। तो इसके लिए हमने नेम
जो एट्रीब्यूट है, ए टैग का जो नेम एट्रीब्यूट है, उसमें हमने सेगमेंट का नाम दे दिया, ठीक है, सेगमेंट 1, है ना। और जब इसकी लिंक क्रिएट करेंगे तो लिंक में हम उसी नाम का यूज कर लेंगे, हैश लगा के, ठीक है। तो अब जब आप इस सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, ना कि किसी दूसरे पेज पर। सो नेम और आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो किस लिए यूज होता है? एक ही पेज की लिंकिंग के लिए। एक ही पेज में जब आप एक से ज्यादा लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? तो एंकर टैग के बेटा 3 ही एट्रीब्यूट है जो बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। एंकर टैग के 3 एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? href जिसमें यूआरएल स्पेसिफाई करते हो, फाइल का नाम, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट जिसमें टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हो कि इस पे क्या खुलने वाला है, क्या है, किससे रिलेटेड लिंक है। और नेम एट्रीब्यूट जिसमें आप सेगमेंट को स्पेसिफाई करते हो या किसी सेक्शन को स्पेसिफाई करते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले इस ईयर के पेपर में पूछा गया था कि यदि आपको किसी ईमेल की लिंक क्रिएट करनी है, आप चाहते हो कि मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूं तो किसी ईमेल आईडी पर पहुंच जाऊं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं और उस फंक्शन का नाम है मेल टू फंक्शन। मेल टू इज कॉल्ड अ एंकर बिकॉज ये आपको कहां लिंक करवाता है? ये आपको लिंक करवाता है किसी ईमेल एड्रेस पर, जो ईमेल एड्रेस आप अलाउ करते हो, ठीक है। तो मेल टू फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है, जरा वो भी देख लो। तो यहां पे देखो इसके लिंक कैसे क्रिएट करना है ना। मेल टू फंक्शन है एंकर का ही, ठीक है, वही एंकर टैग में आपको यूज करना है। ये देखो एंकर टैग href में हमने मेल टू फंक्शन का यूज कर लिया और फिर उसके आगे हमने जिस ईमेल पे आपको जंप करना है उस ईमेल को लिख दिया है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, आप उस ईमेल पे चले जाओगे जो आपने मेल टू फंक्शन पे लिखा है। तो एंकर टैग में आपको मेल टू फंक्शन का भी यूज करते आना चाहिए। नाउ टेबल्स पे आ गए अब हम, ठीक है, कि HTML में आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो, वहीं आप टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो भाई टेबल्स होता क्या है, ध्यान से देखो। ये जो आपको शो हो रहा है कि स्टूडेंट टेबल शो हो रही है, क्या शो हो रही है आपको? ये एक स्टूडेंट टेबल शो हो रही है। इस स्टूडेंट टेबल में आप यदि देखोगे, इस स्टूडेंट टेबल में आप यदि देखोगे तो आपको यहाँ पे ये टेबल के कॉलम्स शो हो रहे हैं, ठीक है, और ये टेबल के रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। हो रहे हैं, नहीं शो हो रहे हैं? हो रहे हैं मैम, है ना। कौन कौन से कॉलम है? सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम। तो यदि ये टेबल आपको क्रिएट करनी है, इसमें ये रो और कॉलम क्रिएट करना है, तो HTML में यहाँ पे डिफरेंट टैग्स आपको मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? डिफरेंट टैग्स मिल जाते हैं। सो इन HTML टेबल मॉडल अलाउज यू टू अरेंज डेटा इन टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, फॉर्म्स, ऑल्सो इन टेबल्स जिसमें रो और कॉलम होती है, जिसके लिए हम डिफरेंट टैग्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन से टैग्स होते हैं जरा देख लेते हैं अब। तो टेबल टैग की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। किस टैग की मदद से बेटा? टेबल टैग की मदद से। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, जो एक कंटेनर टैग होता है, जिसका एम्प्टी टैग, जो एम्प्टी नहीं होता, जिसका एंडिंग टैग भी होता है। और इसमें रो बनाने के लिए tr, हेडिंग बनाने के लिए th और डेटा बनाने के लिए td टैग का यूज करते हैं। टेबल का कैप्शन सेट करना है तो आप कैप्शन टैग का यूज करते हो। कैसे? सपोज यही टेबल की मैं बात कर लेती हूँ। ये टेबल मुझे क्रिएट करनी है, ध्यान से समझना। ये टेबल मुझे क्रिएट करनी है तो मैं क्या कोड लिखने वाली हूं? मैं सबसे पहले लिखूंगी टेबल टैग। क्या लिखूंगी? टेबल टैग, ठीक है। और टेबल टैग को क्लोज भी करूंगी लास्ट में। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम। ये क्या है? टेबल की हेडिंग है। तो एक पहली रो मुझे बनानी है, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को मुझे बनाना है तो मैंने tr टैग का यूज कर लिया। अब tr टैग में पहली रो क्या है? हमारी हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे th टैग का यूज कर लेती हूँ। कितनी हेडिंग है भाई? सीरियल नंबर है ना। हेडिंग टैग को आपने क्या कर दिया? यहाँ पर क्लोज कर दिया। दूसरी हेडिंग आपकी क्या है? रोल नंबर है, तो रोल नंबर के लिए आपने हेडिंग बना दी। ऐसे आप चारों कॉलम्स को डिफाइन कर लेना और फिर यहाँ पे क्या होगा? आपका ये पहला रो क्लोज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम क्रिएट करते हैं दूसरी रो, है ना। तो दूसरी रो आपके टेबल का क्या है? डेटा है। दूसरी रो क्या है? टेबल का डेटा है। तो टेबल का डेटा आपको क्रिएट करना है। देखो हेडिंग अलग, डेटा अलग शो होगा। डेटा अगर क्रिएट करना है तो td टैग का यूज करोगे। क्या है पहला डेटा? 1। दूसरा डेटा क्या है? देखो रोल नंबर है, ठीक है। तो td टैग में हमने 1001 लिख दिया। इस तरीके से टेबल डेटा क्लोज कर दिया। आगे के कॉलम्स आप यहाँ ऐसे ही क्रिएट करना, आगे का डेटा भी ऐसे ही क्रिएट करना, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया? इस टेबल रो को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 2 रो क्रिएट कर दी। अगेन दूसरा डेटा क्रिएट करना है तो आप ऐसे ही tr टैग का यूज कर लो। td टैग में फिर सेकेंड नंबर का डेटा क्रिएट कर लो। बस ये ध्यान रखना, सारे टैग्स क्या हैं? सारे टैग्स कंटेनर टैग्स हैं। सभी को एंड और स्टॉप आपको करना है। ये tr टैग को यहाँ भी क्लोज कर दिया। तो 2 रो हमने यहाँ क्रिएट कर ली, ठीक है। 2 रो हमने क्रिएट
कर ली। अब बारी आती है इसको क्लोज करने की, तो यहां मैंने क्या क्लोज कर दिया, टेबल टैग को क्लोज कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, बहुत इजी वे में मैंने ये कोड लिख दिया है। टेबल टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, ये पहली रो हमने यहाँ क्रिएट करी जिसमें हमने टेबल की हेडिंग डिफाइन करी थी टीएच टैग से, फिर हमने दूसरी रो यहाँ पे क्रिएट करी जिसमें टेबल का डेटा डिफाइन किया, तीसरी रो क्रिएट करी जिसमें अगेन टेबल का डेटा डिफाइन किया है। ठीक है, तो दिस इज द होल फॉर्मेट। ठीक है, कौन कौन से टैग्स का यूज कर लिया है, टेबल टैग, टीडी टैग, टीएच टैग, और कैप्शन टैग से आप टेबल का कैप्शन सेट कर सकते हो, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, वन बाय वन सारे टैग्स यहाँ मेंशन है जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है टाइप कंटेनर टैग, दैट इज टेबल टैग, जो कि एक कंटेनर टैग होता है जिसमें टेबुलर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। और अब इसके एट्रीब्यूट्स की बारी आती है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपको टेबल टैग के मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन आता है। तो टेबल की बॉर्डर, बॉर्डर कलर, फ्रेम, रूल, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, अलाइन, बैकग्राउंड, बीजी कलर, हाइट, विड्थ एक्सेट्रा, इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टेबल टैग के होते हैं। ठीक है, बॉडी टैग में ही हम टेबल टैग को भी स्पेसिफाई करते हैं। सारे एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन सारे एट्रीब्यूट को मैं अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, जब भी आप कोई टेबल स्टार्ट करते हो क्रिएट करना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला एट्रीब्यूट बॉर्डर यूज कर लेना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि बॉर्डर यदि नहीं लिखोगे तो टेबल आपकी ऐसी दिखेगी सिर्फ। देखो सीरियल नंबर 1 है ना, नेम लिखा आपने सपोज राम, ठीक है, दूसरा श्याम, ऐसे टेबल दिखेगी। जब आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर लोगे तो यहाँ पे फिर आपको बॉर्डर दिखने लग जाएगी। तो टेबल में यदि बॉर्डर चाहते हो तो आपको टेबल का कौन सा टैग यूज करना है, बॉर्डर टैग का यूज कर लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बॉर्डर टैग से आप जैसी बॉर्डर थिक थिन बॉर्डर जैसे सेट करना चाहते हो वैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल टैग का बॉर्डर एट्रीब्यूट तो अच्छे से समझ में आ गया मैम। ओके, नाउ बीजी कलर समझ लो और बैकग्राउंड समझ लो। जैसे बॉडी टैग में आपने देखा था ना, वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करना है, वेब पेज का बीजी कलर बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो यूज करते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टेबल में जब आप बीजी कलर टैग का यूज कर लेते हो तो टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। सपोज आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो सेट करना है, तो आपने क्या करा, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो लिख दिया। अब यदि आपको टेबल के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना है तो आप बैकग्राउंड इमेज टैग का यूज कर लोगे, और जो इमेज सेट करना है उस इमेज का पाथ यहाँ पे लिख दूंगा img.jpg। ठीक है, ये बिल्कुल बॉडी टैग जैसा ही है कि टेबल का बैकग्राउंड और टेबल का बैकग्राउंड कलर दोनों सेट कर सकते हो, जिसके लिए बीजी कलर और बैकग्राउंड यूज होता है। अब आ जाती है बात किसकी, फ्रेम और रूल्स की। तो फ्रेम और रूल्स क्या होते हैं, टेबल की आउटसाइड और इनसाइड बॉर्डर होते हैं। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल में मैंने कुछ रो क्रिएट कर दी, तो ये जो मैंने बनाई है अभी ये क्या हो गया, टेबल की आउटसाइड बॉर्डर होगी। और यदि मुझे टेबल की इनसाइड बॉर्डर, जिसमें आप सेल में डेटा, तो ये इनसाइड बॉर्डर है टेबल के अंदर जो मैं बना रही हूँ, ये क्या है, ये इनसाइड बॉर्डर है, जो रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, ये इनसाइड बॉर्डर होगी। इन्हें यदि आपको चेंज करना है, इन बॉर्डर को यदि आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो फ्रेम और रूल्स नाम के एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। इनकी वैल्यू कैसे यूज करते हो, इनकी वैल्यू डिफाइन होती है। टॉप बॉर्डर चाहिए आपको तो टॉप वाली शो होगी, बॉटम चाहिए तो बॉटम शो होगी, ऑल सेट कर दोगे तो चारों बॉर्डर सेट होने लग जाएगी। ऐसी कुछ फ्रेम की और रूल की वैल्यू होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आई बात समझ में। हाइट एंड विड्थ विच इज अनदर एट्रीब्यूट। हाइट एंड विड्थ से आप होल टेबल की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है ना हाइट और विड्थ की, वो वैल्यू आपकी नंबर्स में होती है। मतलब टेबल टैग में आपको क्या करना है, टेबल टैग में आपको हाइट इक्वल्स टू जितनी हाइट रखना है 10 20, विड्थ आपको जो सेट करनी है टेबल की 200 या 20, वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बचे हैं दो और इंपॉर्टेंट से एट्रीब्यूट, दैट इज सेल पेडिंग एंड सेल स्पेसिंग। इनके बीच में डिफरेंस भी आता है और इनके बीच में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल कंटेंट, स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल्स। देखो सेल पेडिंग, पेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐड करना, स्पेस को ऐड करना। ठीक है, ये आपकी टेबल है, ठीक है, इस टेबल की सेल्स में यदि आपको स्पेस ऐड करना है दो सेल्स के बीच में, तो हम सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे। मींस जैसे मैं बात करूं कि ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में 4 सेल्स हैं। अब मैंने कहा आपसे क्या कि मुझे सेल्स के बीच की स्पेस, ये पहली सेल और ये दूसरी सेल, इन दोनों के बीच की ये स्पेस है, ये सेल स्पेसिंग कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो येलो कलर से जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सेल स्पेसिंग। इस स्पेसिंग को आप सेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू भी नंबर में होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेबल टैग में, क्या लिखूंगी टेबल टैग में, सेल स्पेसिंग
कि सेल के बीच की स्पेसिंग सपोज मैंने 20 सेट कर दी है, तो अब इन सेल के बीच की ये जो स्पेस होगी, सेल के बीच की जो ये स्पेस होगी, ये क्या हो जाएगी, 20 सेट हो जाएगी। हर एक सेल के बीच की जो स्पेस है वो 20 सेट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम सेल पेडिंग की। तो जब सेल पेडिंग की बात कर रहे होते हैं तो सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो सेल में जो ये कंटेंट लिखा है वो और सेल की ये जो बॉर्डर है, इनके बीच की जो स्पेस है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी सेल पेडिंग। ध्यान रखना, सेल वॉल और सेल का कंटेंट है ना, ये जो डिस्टेंस है ये ब्लू कलर से जो आपको शो हो रही है ना, ये क्या कहला रही है, सेल पेडिंग कहला रही है। दो सेल्स के बीच की डिस्टेंस सेल स्पेसिंग, सेल कंटेंट और सेल के बीच की डिस्टेंस सेल पेडिंग। ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, नंबर में ही होती है। सेल पेडिंग को भी यदि आपको सेट करना है तो आप नंबर में ही सेट कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू सेट करनी है वो। ठीक है, तो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि टेबल टैग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब टेबल के कौन कौन से टैग होते हैं, टेबल टैग में मैंने बता दिया आपको कि वेरियस टैग्स होते हैं। यदि आपको टेबल क्रिएट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज कर लेते हैं। यदि आपको रो क्रिएट करनी है तो टीआर टैग का यूज करते हैं। डेटा क्रिएट करना है टेबल का तो टीडी टैग का यूज करते हैं। हेडिंग क्रिएट करनी है तो टीएच टैग का यूज करते हैं। टेबल की यदि नीचे बॉडी क्रिएट करनी है तो टी बॉडी टैग का यूज करते हैं, टी हेड का और टी फुट का। ये जो तीनों टैग है ये कम पूछे जाते हैं, है ना, इनका जनरली यूज भी कम ही होता है। ये जो 4 टैग हैं जिनके बिना आप टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हो, वो यही इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो टीडी टैग टेबल डेटा टैग होता है। ठीक है, टेबल में जो सेल आप क्रिएट करते हो, सेल में जो डेटा लिखते हो वो इसी से क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हो गए वो क्या हो गए बेटा, आप टेबल के डेटा को अलाइन कर सकते हो। मीन्स कि ये जो आपने टेबल क्रिएट करी है, इसमें सपोज आपने यहाँ ए लिखा तो आप इसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हो, आप इसे राइट भी अलाइन कर सकते हो। तो ये लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, है ना। कैसे सेट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टीडी टैग में जब आप डेटा लिखोगे अलाइन इज इक्वल्स टू, डिफॉल्ट लेफ्ट होता है ना, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर सेट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, जो डेटा है वो सेंटर सेट हो जाएगा। वही विड्थ भी आप सेट कर सकते हो। तो विड्थ कैसे सेट करोगे, नंबर्स में। सपोज मैंने लिखा विड्थ इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे सेल की विड्थ बदल जाएगी। बैकग्राउंड आप इसका भी सेट कर सकते हो और सेल का इंडिविजुअल कलर भी बदल सकते हो। यदि मैंने टीडी टैग में लिखा बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड, तो इस सेल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर सेट हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। वहीं यदि मैंने लिखा बैकग्राउंड, क्या लिखा मैंने, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड से क्या होगा बेटा, बैकग्राउंड से आप कोई इमेज सेट कर सकते हो, जेपीजी आईपीजी फॉर्मेट में जो भी इमेज है आपकी, जिफ वगैरह है, वो आप किसी सेल के बैकग्राउंड में इमेज भी सेट कर पाओगे। तो बैकग्राउंड बीजी कलर टेबल टैग में भी यूज होता है, बॉडी टैग में भी यूज होता है, टीडी टैग में, एक इंडिविजुअल सेल में भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो है रोल स्पैन और कॉल स्पैन, जो हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम उसके बारे में समझ लेते हैं कि रोल स्पैन और कॉल स्पैन क्या होते हैं। तो देखो, रो स्पैन और कॉल स्पैन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली रो स्पैन कॉल स्पैन होता क्या है, रो स्पैन का मतलब आप रो को मर्ज कर सकते हो, कॉल स्पैन मतलब आप कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये एक टेबल बनाई, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर एक टेबल डिजाइन किया है कुल मिला के इस तरीके से। ठीक है, अब इस टेबल में मैं क्या चाहती हूँ, इस तरीके से एंटर करना चाहती हूँ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देख रहे हो आप, कि इस टेबल में टोटल होने चाहिए 2 कॉलम्स, है ना, पर 2 कॉलम्स आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज हुआ है क्योंकि कॉलम्स, 2 कॉलम्स जो थे वो मर्ज हो गए। और यहाँ देखो आप इस वाले में, यहाँ पे 2 रो थी, जो ये 2 रो थी, है ना, ये मर्ज हो गई, तो ये रो स्पैन का यूज हुआ है। यदि कॉल स्पैन और रो स्पैन आपको समझ में आया है तो अब इसका कोड हम कैसे लिखेंगे वो देखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टीडी टैग में हम इसका यूज कर लेते हैं। तो टीडी टैग में सबसे पहली रो आप क्रिएट करोगे, टीआर टैग से पहली रो क्रिएट करी और यहाँ पे हम लगा देंगे कॉल स्पैन। कितने कॉल स्पैन आप कर रहे हो यहाँ पे, 2, तो 2 लिख देना। ठीक है, फिर आपने डेटा एंटर कर दिया, ये टेबल रो खत्म हो गई कॉल स्पैन के साथ। अब वैसे आप यूज कर लोगे यहाँ पर क्या, रो स्पैन का। तो अगली रो में आपने पहला डेटा एंटर कर दिया टीडी टैग से, ये पहला डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया। और जब दूसरा डेटा आप एंटर करने जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या यूज कर लेना है, रो स्पैन का यूज कर लेना है। तो रो स्पैन इक्वल्स टू कितनी रो मर्ज हो रही है, यहाँ पे 2, तो ये रो स्पैन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप थर्ड रो में डेटा एंटर कर सकते हो। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन अच्छे से समझ में आ गया कि जब कॉलम्स मर्ज होते हैं तो कॉल स्पैन, और जितने कॉलम मर्ज होते हैं वो उसकी वैल्यू बन जाती है। जब रो मर्ज होती है तो रो स्पैन, और जितनी रो मर्ज होती है वो उसकी वैल्यू बन जाती है।
क्लियर? बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कॉलम मर्ज हुआ है, कहाँ रो मर्ज हुई है, ठीक है? तो टीडी टैग के ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने ये सारे टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लिया। रो स्पैन फॉर स्पैनिंग द रोज, कॉल स्पैन फॉर स्पैनिंग द कॉलम्स। विड्थ से आप सेल की विड्थ सेट कर सकते हो। वी अलाइन एट्रीब्यूट से कंटेंट के सेल को आप वर्टिकली अलाइन कर सकते हो, है ना? ये और देख लो, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे करोगे? सपोज ये हमारी एक टेबल है जिसकी एक सेल है। अब इस सेल में आपको डेटा को वर्टिकली अलाइन करना है। तो वर्टिकली अलाइन करना है तो इसकी 3 वैल्यू होती है। कैसे अलाइन करोगे भाई? टेबल के डेटा को वी अलाइन करना है आपको। कहाँ अलाइन करना है? टॉप में, मिडिल में, बॉटम में, जहां अलाइन करना है। तो टेबल डेटा, सपोज मैंने हेलो लिखा, जब मैंने टॉप लिखा तो टॉप पे दिखेगा, मिडिल लिखूंगी तो मिडिल में दिखेगा, और बॉटम लिखूंगी तो बॉटम में दिखेगा। तो जो वैल्यू, ये वर्टिकल होता है, ये वर्टिकली अलाइनमेंट है, ठीक है? और हॉरिजॉन्टली आपका लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, टीडी टैग में आप टेबल के डेटा को वर्टिकली अलाइन भी कर सकते हो। ओके, नाउ आ जाते हैं अब टीएच टैग पर। टीएच टैग का क्या काम होता है? टेबल की हेडिंग शो करवाना। तो टीएच टैग में और नॉर्मल टीडी टैग में डिफरेंस क्या होता है वो समझो। सपोज मैंने ये टेबल बनाई जहां पे मैंने स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम लिखा। जब मैं इसको टीडी टैग से डिफाइन करती हूँ, किस टैग से डिफाइन करती हूँ? टीडी टैग से। तो ये आपको थोड़ा थिक दिखेगा, है ना? और जब मैं टेबल का डेटा लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ? जब मैं टेबल का डेटा डिफाइन करती हूँ तो डेटा आपका जो होता है वो नॉर्मली शो होता है। सपोज ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, उसका नाम ये है, ठीक है? तो टीएच टैग जो है वो बेसिकली आपको जो टेबल की हेडिंग होता है वो बोल्ड शो करता है ना? और जो टीडी टैग है उससे आपका जो टेबल का डेटा होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट में शो होता है, ठीक? अब टीएच जो टैग है वो टेबल का हेडिंग टैग होता है, जैसे टीएच टैग होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो भी सब सिमिलर है। अलाइन, विड्थ, बैकग्राउंड, बीजी कलर, रो स्पैन, कॉल स्पैन, वी अलाइन, वही सारे एट्रीब्यूट्स। टेबल हेडिंग का भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, बीजी कलर सेट कर सकते हो। टेबल की हेडिंग को भी आप अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। टेबल की हेडिंग की भी विड्थ आप सेट कर सकते हो। सारे एट्रीब्यूट्स टीएच टैग के भी होते हैं जो टीडी टैग के होते हैं। एंड सिमिलरली जो एट्रीब्यूट आपने अभी टीडी और टीएच टैग के देखे, वही सारे एट्रीब्यूट टीआर टैग के भी होते हैं। टीआर टैग मतलब टेबल की रो जो आप क्रिएट कर रहे हो, टेबल की जो रो क्रिएट करते हैं उसके लिए टीआर टैग यूज होता है। इसमें सिर्फ रो स्पैन, कॉल स्पैन का यूज नहीं होता है, बाकी आप वही सारे एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। और जितने भी एट्रीब्यूट्स टैग्स अभी हमने देखे वो सभी क्या है? एम्प्टी टैग है, कंटेनिंग टैग, कंटेनर टैग है। देखो सबके एंड टैग होते हैं, चाहे मैं टेबल टैग की बात करूं, टीएच टैग की बात करूं, टीडी टैग की बात करूं, या फिर मैं टीआर टैग की बात करूं, सभी के जो एट्रीब्यूट जो वो होते हैं इनके टैग वो कंटेनर टैग्स होते हैं। सभी के एंडिंग टैग्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है? ये और ध्यान रखना। तो ठीक है, टीडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स, टीआर टैग के जो एट्रीब्यूट्स हो गए वो आपके अलाइन, विड्थ, बैकग्राउंड और बीजी कलर हो गए। रो स्पैन, कॉल स्पैन टीआर टैग का नहीं होता है। रो स्पैन, कॉल स्पैन को छोड़कर जितने भी एट्रीब्यूट्स पड़े हैं वो सभी आपके चारों टैग्स में होते हैं। बस टीआर टैग में रो स्पैन, कॉल स्पैन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां हमने फिनिश कर लिया HTML पार्ट 2 भी, जिसमें हमने क्या देखा? इमेज, लिस्ट, हाइपरलिंक्स और टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और इनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं CSS, जिसके बारे में बच्चों को बहुत परेशानी थी। मैम CSS में क्या होगा? HTML तो फिर भी हम पढ़ लेंगे, बट CSS में तो कुछ भी नहीं आता है। तो उसी परेशानी को अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ। बेटा CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब ध्यान से ये बात मेरी अच्छे से समझ लेना कि HTML में और CSS में क्या डिफरेंस है, ये समझ लो। HTML में आपको क्या होता है, हर वेब पेज के लिए सेम कोड्स रिपीट करना पड़ जाता है ना? वही बैकग्राउंड, बीजी कलर, वही सारे एट्रीब्यूट्स आप हर पेज के लिए लिख रहे हो, जब वो सेम होते हैं तब। तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो वेब पेजेस की अलग अलग तरीके से। आप स्टाइल शीट्स बना सकते हो और उन स्टाइल शीट्स को अपने HTML पेज में कनेक्ट कर सकते हो। तो CSS क्या हुआ? CSS इज एन एक्रोनिम फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, विच इज प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। जैसे HTML होती है वैसे CSS भी होती है। यहां पर हम क्रिएट करते हैं स्टाइल्स, मतलब डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स का आप यूज कर लेते हो, है ना? जिसे हम स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से स्टाइल्स आप यहां सेट कर सकते हो? तो भाई यहां पर आप वेब पेज का कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, है ना, ये सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हो जो HTML में देखे हैं। अब HTML में जो वेब पेजेस होते हैं वो स्लोली रेंडर होते हैं, लेकिन जो CSS की जो फाइल्स होती है, स्टाइल शीट्स होती है, ब्राउजर उसे फास्ट रेंडर करता है।
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीएसएस, सीएसएस के क्या बेनिफिट है, क्या लिख कर आओगे, तो बेनिफिट समझ लो। पेजेस जो होते हैं वो फास्टर डाउनलोड होते हैं और फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं। डेवलपर लेस कोड लिखना होता है डेवलपर को। यहाँ पर HTML में जैसे मैंने बताया हर पेज का बैकग्राउंड आपको सेम रखना है, तो आपको हर पेज पे बैकग्राउंड के लिए बॉडी टैग में बीजी कलर यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा जब आप उसको CSS में यूज करोगे, तो CSS में आप एक ही बार एक ही स्टाइल शीट में उसको डिफाइन कर दो और बार बार उसको रीयूज कर लो, तो आपको कम कोड लिखना होगा, है ना। और ये जो होता है ये कंसिस्टेंट होता है थ्रू ऑल आउट द पेजेस। जितने भी पेजेस आप स्टाइल शीट में क्रिएट कर रहे हो सबके लिए एक जैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। अपडेटिंग योर डिजाइन एंड जनरल साइट मेंटेनेंस आर मच मेड इजियर देन HTML पेजेस। HTML पेजेस से ज्यादा इसका अपडेशन और डिजाइनिंग ईजी होता है। आई बात समझ में? तो 4 मैंने यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बता दिए CSS के। अब बात आती है कि मैम इसको यूज कैसे करें, HTML के कोड को CSS में कैसे बदले, ये सबसे बड़ा परेशानी। इसका क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी दिया था कि नहीं दिया था, कि HTML कोड को CSS में बदलो, ठीक है, या CSS कोड को HTML में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन हर साल आता है, लॉन्ग आंसर में पूछते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो भाई CSS का रूल क्या होता है, देखो जैसे HTML के टैग को आप इस तरीके से लिखते हो ना, है ना, और फिर टैग के अंदर क्या लिखते हो, इस तरीके से एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हो नहीं करते हो, एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हो, ठीक है, और टैग को क्लोज कर देते हो। अगर एंडिंग टैग होता है तो टैग को इस तरीके से क्लोज भी कर देते हो। अब इसी के फॉर्मेट में समझना, यहां पर आपको दिया होता है सिलेक्टर, मतलब जो टैग है उस टैग को यहां हम सिलेक्टर कहते हैं। और फिर करली, ये एंगुलर ब्रैकेट की जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं करली ब्रेसेस को। दिख रहा है करली ब्रेसेस, ठीक है मैम समझ गए। अब जो ये टैग होता है, टैग का जो एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट को हम यहाँ कहते हैं प्रॉपर्टी, और एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होती है वही यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाती है। मतलब यदि समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बताना चाहूंगी। HTML में सपोज मैंने यूज किया H1 टैग, है ना, H1 टैग में मैंने कलर यूज कर लिया, यहाँ लिखती हूँ देखो H1 टैग में मैंने कलर यूज कर लिया रेड, ठीक है, और H1 टैग को क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब H1 टैग में लिखूंगी क्या मैं, तो H1 टैग में मैंने लिखा है सपोज हेलो। तो अब ये जो हेलो है वो मुझे रेड कलर से, वो मुझे कैसे शो होगा, रेड कलर से बिगर हेडिंग में शो हो जाएगा। अब जब मैं इसको CSS में कन्वर्ट करूंगी, तो ध्यान से समझना, है ना, यहाँ पे H1 बन जाएगा सिलेक्टर, है ना, और इसके एंगुलर ब्रैकेट्स की जगह हम यूज कर लेंगे क्या, पैरेंथेसिस, है ना, करली ब्रेसेस। और इस करली ब्रेसेस में हम क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस में कलर प्रॉपर्टी को हम यहां पर लिखेंगे कलर इज इक्वल्स टू रेड। आई मेरी बात समझ में अच्छे से? और भी यदि आप इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करते हो तो आप सेमीकोलन से सेपरेट कर करके लिख सकते हो। सपोज कलर के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर सपोज H1 का होता नहीं है, अलाइन लिख देते हैं, ठीक है, अलाइन। आप इस हेडिंग को अलाइन करना चाहते हो सेंटर, तो आप कैसे सेट करोगे इसको, सेमीकोलन से। और यहाँ कैसे सेट करते हैं हम, यहाँ पे यदि हमें सेट करना होता है तो स्पेस देके आप स्पेसिफाई कर देते हो। तो होप आपको ये डिफरेंस, यदि ये अच्छे से समझ में आ गया, बिलीव मी ये अच्छे से समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो कभी CSS के कोड को लेकर आप डिफिकल्टी फील नहीं करोगे। आपको बस ध्यान रखना है जो टैग है वो सिलेक्टर बन जाएगा, एंगुलर ब्रैकेट की जगह पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी और वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पेस देके मल्टीपल एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। सो कुल मिला के बस इतना समझना है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लो ये प्रॉपर्टी का सिलेक्टर का नाम लिखा हुआ है H3, है ना, और उसके बाद आप देखोगे, है ना, फॉन्ट फैमिली एरियल कलर रेड, दोनों यहाँ स्पेसिफाई किए हुए हैं कि हेडिंग का फॉन्ट एरियल होगा, हेडिंग का कलर रेड होगा। तो H3 सिलेक्टर है, बाकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज है। बस ऐसे ही हम CSS में क्रिएट करते हैं। तो ये तो बात हुई कि CSS में कैसे आपको सिलेक्ट करना है और क्या क्या होता है। तो पहले यहाँ पे होता है सिलेक्टर, जो कि क्या होता है, टैग का नेम होता है, जो मैंने बताया आपको वही लिखा हुआ है। देख लो सिलेक्टर क्या होता है, टैग नेम होता है बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के। जो ब्रैकेट यहाँ यूज करते हैं वो करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, विदाउट दिस एंगुलर ब्रैकेट ये यूज नहीं करते हैं। हर प्रॉपर्टी नेम को कॉलन से स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने लिखा कलर, तो इक्वल्स टू नहीं लगाना, यहाँ कॉलन लगाना और रेड लिखना है। दूसरा स्पेसिफाई करना है आपको फॉन्ट, तो आपने फॉन्ट स्पेसिफाई कर दिया, सपोज फॉन्ट आपने एरियल स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं लगाना है, कॉलन लगाना है। टैग में वहां हम इक्वल लगाते हैं। ईच प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू कॉम्बिनेशन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, और ये किससे खत्म हो रहा है, एक पूरा कॉम्बिनेशन सेमीकोलन से, ये भी ध्यान रखना है,
ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, डिक्लेरेशन। चलो तो मैम CSS में कैसे लिखते हैं ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। इफ यू वांट टू गिव सिमिलर फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल सिलेक्टर, यदि आपने सपोज 3 हेडिंग सिलेक्ट की हुई है और एक ही प्रॉपर्टी आपको तीनों टैग में देना है, तीनों सिलेक्टर में देना है, तो दिस इज अगेन पॉसिबल। देखो H2 H4 H6 कॉमा लगा के तीनों टैग को, तीनों सिलेक्टर को एक साथ लिख दिया, बच गया आपका काम। अभी टैग में लिखना होता तो 3 अलग अलग टैग लिखते, तीनों में बार बार आप वही प्रॉपर्टी डिफाइन करते, कलर, फॉन्ट। आ गई मेरी बात समझ में? सो मल्टीपल सिलेक्टर्स को मल्टीपल टैग का नाम लिखकर आप एक ही प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। इससे यहां पर टाइम बचता है आपका और आपको लेस कोड लिखना पड़ता है। अब 3 तरीके की CSS होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इनलाइन स्टाइल शीट्स। 3 तरीके की कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं, जो टैग आपने लिखा है उस टैग के साथ ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। किसका? स्टाइल एट्रीब्यूट का। बहुत ध्यान रखना, इनलाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं और इंटरनल में हम हेडर सेक्शन में जो हेड टैग होता है ना, उस हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में इनलाइन और स्टाइल टैग के साथ में इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या करेंगे मैम? तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम अलग से एक शीट बना लेते हैं, अलग से हम एक HTML फाइल बना लेते हैं जिसको CSS से सेव कर देते हैं। जैसे आप नोटपैड में HTML की फाइल .html से सेव करते हो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे .css से सेव कर देते हैं और फिर इस डॉक्यूमेंट को लिंक कर देते हैं लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू। और ये लिंक एट्रीब्यूट भी किस में डिफाइन किया जाता है? हेड टैग में डिफाइन किया जाता है। मतलब इस CSS फाइल का नाम आप लिंक एट्रीब्यूट में हर एक वेब पेज के साथ लिंक करते जाते हो। कैसे? समझ लो। तो 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। और ये जिस प्रेसिडेंस में ऑर्डर में रेंडर होती है उसका ऑर्डर ये होता है। ठीक है, चलिए भाई अब 1 बाय 1 एक एक स्टाइल शीट को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इनलाइन स्टाइल्स आर क्रिएटेड विद इन द HTML कोड ऑफ द वेब पेज, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इनलाइन स्टाइल्स। ठीक है, दिस डिक्लेरेशंस आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में इसके डिक्लेरेशन को लिखते हैं। ठीक है, द डिक्लेरेशन आर स्पेसिफाइड एज स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का ध्यान रखना, इस एट्रीब्यूट से हम इसे डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो कैसे डिफाइन करते हैं मैम? तो देख लो यहां पर कैसे डिफाइन करते हैं। यहां पर आपको टैग का नाम लिखना है जिस टैग में आप स्टाइल डिफाइन करने वाले हो। तो मैंने यहां पे लिखा भाई H3 टैग। दिख रहा है आपको किस टैग का यूज करा है? H3 टैग। थर्ड हेडिंग टैग में हम यूज कर रहे हैं एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है स्टाइल। और स्टाइल क्या सेट कर रहे हो आप? फॉन्ट फैमिली। यहां पे आएगा कॉलन। क्या सेट कर रहे हो? फॉन्ट फैमिली एरियल। ठीक है, तो H3 टैग में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा। ठीक है, जैसे सपोज मैं ऐड कर लेती हूं क्या? फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग में मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लेती हूं और उस स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं स्टाइल स्पेसिफाई कर देती हूं। क्या? तो सपोज मैं फॉन्ट का कलर बदलना चाह रही हूं तो कलर एक कॉलन लगा के मैंने रेड लिख दिया और फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। तो ये मैंने फॉन्ट टैग में, देखो टैग में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा है, जैसे नॉर्मली हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये कहलाता है आपका इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल शीट में हम जब कोड करते हैं HTML कोड, तो वहां पे जो भी टैग आप यूज कर रहे हो, बॉडी टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, H3 टैग, पैराग्राफ टैग, कोई सा भी टैग, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी टैग में लिख सकते हो। अब आ जाती है बात इंटरनल स्टाइल्स की। तो भाई इंटरनल स्टाइल्स क्या होता है? इसे हम एम्बेडेड स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इसे आप एम्बेडेड स्टाइल के नाम से भी जानते हो, है ना। इनलाइन टैग से डिफर करता है। इसमें हम स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? यहाँ पे आप एक स्टाइल टैग का यूज कर लेते हो। ठीक है, कैसे स्टाइल टैग यहाँ पे यूज होता है, कैसे फिर आप उसको एम्बेड करते हो वो बताती हूँ, ध्यान से समझना। टू क्रिएट एन इंटरनल स्टाइल इंस्टेड ऑफ एडिंग एन स्टाइल एट्रीब्यूट, अ टैग स्टाइल टैग इज यूज्ड। कौन सा टैग यूज करते हैं हम? यहाँ पे स्टाइल टैग यूज कर लेते हैं जिसमें आप सारी इंस्ट्रक्शन को लिखते हो। ठीक है, तो स्टाइल टैग को कैसे यूज करना है? हेड टैग में इसको बेसिकली यूज किया जाता है। दिस टैग इज यूज्ड इन दी हेड टैग। ठीक है, अब यूज करने का तरीका देखो, ये तो मैंने बता दिया था आपको पहले भी कि हेड टैग में हम इसका यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करना है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, ये है आपका हेड टैग।
इस हेड टैग में मैंने क्या किया हुआ है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट टैग का यूज किया। ये स्टाइल टैग ओपन है और यहां यदि ध्यान से देखोगे तो स्टाइल टैग आपका क्लोज भी हो रहा है। स्टाइल टैग में एक हमने एट्रीब्यूट यूज किया है टाइप, कि अब आप यहाँ पे स्टाइल टैग में करने क्या वाले हो, आप एक CSS को यूज करने वाले हो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज करने वाले हो। ठीक है, तो जो भी CSS रूल्स है वो इस स्टाइल टैग में आप डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे जो स्टाइल टैग है वो अलग अलग टाइप के CSS जो भी आपके सिलेक्टर्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें फिर आप यहाँ डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से समझो, जल्दी समझ में आएगा, है ना। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये हो गया हेड टैग और इस हेड टैग में हमने स्टाइल टैग का यूज कर लिया। दिख रहा है हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग, स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट यूज कर लिया टाइप, बता रहे हैं कि ये स्टाइल किस टाइप का है, स्टाइल टैग CSS टाइप का है। इसमें आप क्या लिख रहे हो, H3 सिलेक्टर का यूज किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, जिसमें आपने फॉन्ट फैमिली और कलर को स्पेसिफाई कर दिया, दो प्रॉपर्टीज को। तो ये हो गया स्टाइल टैग, जिसमें आपने टॉप पर हेड टैग में ही डिफाइन कर दिया है कि अब पूरे पेज में जहां जहां हेडिंग होगी H3 वाली, उन सभी का फॉन्ट कलर ब्लू हो जाएगा और जो फॉन्ट फेज है वो वर्धना सेट हो जाएगा। तो ये स्टाइल टैग टॉप पर डिफाइन करने का मतलब क्या है कि पूरे बॉडी टैग में जहां जहां आप जो भी टैग यूज करोगे, H3 टैग यूज करोगे या जो भी आप स्टाइल यहां डिफाइन करोगे, वो ओवरऑल सारे पेजेस, सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे, होल पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप स्टाइल टैग का यूज कर सकते हो। अब बात आती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। तो भाई एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या हुआ, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम एक अलग से डॉक्यूमेंट बना देंगे और उस डॉक्यूमेंट को लिंक कर देंगे। ठीक है, तो एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैरीज एसेंशियली द सेम इंफॉर्मेशन एज एन इंटरनल शीट बट इन अ अदर फाइल, इन ओन टेक्स्ट फाइल, खुद की एक स्टाइल शीट फाइल में आप उसको सेट करोगे। देयर इज नो स्टाइल टैग और नो स्टाइल एट्रीब्यूट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कोई स्टाइल टैग नहीं होता है, कोई स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं होता है। यहां पे हम एक सिंपल CSS नाम की फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन .css होगा। कैसे मैम, ध्यान से देखो, पहले समझ लो यहां पर करना क्या है। तो CSS फाइल को आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे नॉर्मल नोटपैड में क्रिएट करते हो ना, वैसे ही नोटपैड में आपको फाइल क्रिएट कर लेनी है और इसे क्या करोगे, नोटपैड में ओपन करने के बाद इसे सेव कर लोगे .css से, जिसमें आप सिलेक्टर और प्रॉपर्टी वैल्यूज को डिफाइन करोगे। देन फिर इसको CSS से सेव कर लोगे। दिख रहा है ये आपको CSS से .css से सेव कर लेना है। जो मैंने आपको बताया वही लाइन लिखी हुई है। अब सपोज मैंने ओपन किया नोटपैड, क्या ओपन किया भाई, नोटपैड ओपन किया। ठीक है, अब जब मैंने नोटपैड ओपन किया तो नोटपैड में मैंने क्या करा, ये पूरे सिलेक्टर्स के साथ में स्टाइल लिख लिया। ध्यान से देखो, बॉडी सिलेक्टर लिखा जिसमें बैकग्राउंड कलर सियान और टॉप जो मार्जिन है वो 20 सेट करा। H1 सिलेक्टर का यूज किया, फॉन्ट वेट और टेक्स्ट अलाइनमेंट और कलर सेट कर दिया। H2 टैग का यूज किया, उसमें भी फॉन्ट अलाइनमेंट और कलर सेट कर दिया। पैराग्राफ टैग का यूज किया, पैराग्राफ सिलेक्टर का, पैराग्राफ की मार्जिन बॉटम और टॉप दोनों सेट कर दी। टेबल टैग का यूज कर लिया है, टेबल सिलेक्टर का, जिसमें बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर सेट कर दिया, है ना। और वहीं हमने अलाइनमेंट भी सेट कर दिया टेबल का। तो अब मैंने क्या किया है, इस फाइल में, जो ये नोटपैड की एक फाइल है, उसमें मैंने स्टाइल्स क्रिएट कर दिए अलग अलग, जो अभी हमने पढ़े स्टाइल शीट के, बॉडी टैग के लिए, H1 के लिए, H2 के लिए, पैराग्राफ के लिए, टेबल के लिए। अब यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी टैग का यूज करते हो, हेडिंग्स का यूज करते हो, पैराग्राफ्स का यूज करते हो, टेबल क्रिएट करते हो, तो उसमें ये जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ लिखी हुई है ना, ये जो प्रॉपर्टीज आपने लिखी हुई हैं, ये सभी वेब पेजेस पे अप्लाई हो जाएगी जहां जहां आप इस फाइल को अटैच करोगे। तो मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे इस फाइल को सेव कर दिया। किस नाम से सेव कर दिया, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया my.css से, कि ये मैंने मेरी एक CSS फाइल बना ली है। सेव करने के बाद अब इसको लिंक कैसे करोगे, भाई आपने सारे फॉर्मेट्स तो बता दिए कि ये फॉर्मेटिंग करना है हमें वेब पेज की, इनको लिंक कैसे करोगे। तो इसे लिंक करने के लिए हमें यूज करना होगा किसका, ध्यान से समझना। इसे लिंक करने के लिए हमें यहाँ पर जिस टैग का यूज करना पड़ता है वो होता है लिंक टैग। कौन सा टैग यूज होता है, लिंक टैग। और ये लिंक टैग आप कहां पर यूज करोगे, ये लिंक टैग आप यूज करोगे हेड टैग में ही। जैसे हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज किया था वैसे ही। अब इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, रील और टाइप और रेफरेंस। REL में आप बताते हो कि स्टाइल शीट कैसी है, मतलब फाइल का टाइप कैसा है, टेक्स्ट है या CSS है, और जिस स्टाइल शीट को आपको रिफर करना है उस स्टाइल शीट का नाम यहां पर HREF में बताते हो। जैसे आप एंकर टैग में रेफरेंस बताते हो ना,
एंकर टैग में बताते हो ना किसको लिंक करना है, बिल्कुल वैसे लिंक टैग में हम href में यहाँ पे लिंकिंग कर देते हैं, उस शीट का नाम बता देते हैं। कैसे यूज करना है देखो नीचे लिखा हुआ है। हेड टैग में लिंक एट्रीब्यूट यूज किया, स्टाइल शीट है आपकी जिसे आप लिंक करना चाहते हो, CSS टाइप की है, और href एट्रीब्यूट में उसका नाम लिख रहे हैं, जैसे mystyle.css है तो उसका नाम मेंशन कर देना है। बस इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसे स्पेसिफाई करोगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक HTML कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने हेड टैग में टाइटल मेंशन कर दिया और लिंक टैग में मैंने मेरी स्टाइल शीट का नाम भी मेंशन कर दिया। तो ये हेड टैग में हमने क्या कर लिया भाई, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज कर लिया है। अब आगे देखो H1 टैग यूज किया बॉडी टैग में, बॉडी टैग यूज किया हुआ है, टेबल टैग यूज किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर हमने सारे टैग्स को यूज कर लिया है। जो प्रॉपर्टी हमने वहां बताई थी वही सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने पूरा टेबल, TR, पैराग्राफ सारे टैग यूज कर लिए। बॉडी टैग, HTML टैग क्लोज, तो पेज में हमने उस स्टाइल शीट को यूज कर लिया। अब इसके बाद इसका आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ देखो आउटपुट में आपको सारी चीजें दिखेगी। यहाँ देखो टैग में हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, ना कोई TR टैग में ना कोई TD टैग में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं स्पेसिफाई किया है। यदि आप प्रीवियस स्लाइड में देखोगे यहाँ पर भी, तो जब मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया तो कोई भी मैंने बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है। टेबल में मैंने कोई अलाइनमेंट का या बॉर्डर का किसी का यूज नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये स्टाइल शीट बनाई है ना, जो हमने प्रीवियस स्टाइल शीट बनाई है, इस स्टाइल शीट में हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी है। क्या कर दिया है, स्टाइल शीट में हमने सारी चीजें पहले ही डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। तो अब आप नॉर्मल क्या लिखोगे, नॉर्मल HTML कोड लिखोगे तो आउटपुट देखो आपको पूरा आउटपुट एज इट इज दिख रहा है। ये जो हेडिंग है उसका सियान कलर बैकग्राउंड कलर हो गया है, ग्रीन कलर से आपको ये दिख रहा है। टेबल आपको अलग अलग तरीके से दिख रही है ना। इसके फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स जो हमने वहां स्पेसिफाई किए थे वो पूरे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 तरीके की स्टाइल शीट होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छे से समझ लेना, इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इंटरनल में स्टाइल टैग का यूज करते हैं हेड टैग के अंदर, और एक्सटर्नल में एक अलग से .css नाम से फाइल बनाते हैं जिसे स्टाइल शीट कहते हैं, जिसमें सारी स्टाइल्स को एक बार डिफाइन करना है और फिर उस स्टाइल शीट को आप मल्टीपल वेब पेजेस में लिंक एट्रीब्यूट की मदद से लिंक कर सकते हो। कैसे लिंक करना है बताई दिया। सो अब यहाँ पे हमारा ये यूनिट का पूरा रिवीजन फिनिश होता है एंड होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। इस यूनिट से बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है जिसमें HTML 1, 2 और CSS इंक्लूडेड है। CSS से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं और क्या पार्ट आपसे पूछा जाता है वो मैंने पूरा आपको यहाँ कंप्लीट करवाया है, ठीक है। सो होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अब आप पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो ताकि मैं आपके डाउट्स को भी जल्दी से रिजॉल्व कर सकूं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।